तो जी वेलकम बैक। और अब हम महक बात करते हैं क्रिएटिविटी की। दुनिया में बड़े बड़े क्रिएटिव लोग हैं और क्रिएटिविटी हो तो ऐसी हो, क्योंकि रावलपिंडी एक नौजवान ने कार और बाइक की एक ऐसी दिलचस्प ट्रांसफॉर्मेशन की है कि नई तर्ज की बाइक बनाई है और जिसे बैटल बाइक का नाम दिया गया है। अच्छा, ये बहुत बड़ा आर्ट है किसी बाइक को या गाड़ी को रिस्टोर करने का। और ये हम फुटेज में देख सकते हैं कि ये पीछे से फॉक्सी की शेप है, क्योंकि वो फॉक्सी का एक हिस्सा इस्तेमाल किया गया है और आगे इसने इसमें बाइक फिक्स की है और इसके मिलाप से इसने बड़ी खूबसूरत एक मुनफरद चीज बनाई है। बैठने में मजा आएगा ना। हाँ, अब हम कोशिश करते हैं इनको लिंकअप करने की कि आप उसमें हमारे साथ मौजूद है बल्कि राव यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। हम राव यूसुफ से बात भी कर लेते हैं और उनसे पूछ भी लेते हैं कि भाई ये इतना मुनफरिद आइडिया आपके जहन में आया कैसे। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, गुड मॉर्निंग। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है, तो ये आइडिया आया कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली विंटेज और क्लासिक गाड़ियों को रिस्टोर करने का शौक़ था और उस शौक़ को देखते हुए जो है फिर ये आइडिया आया कि इसको थोड़ा सा हमको यूनिक चीज़ और यूनिक प्रोडक्ट को बनाए। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये फिर कुछ यूनिक बन ही गया है। अच्छा राव यूसुफ, आपने जिसको नाम दिया है बैटल का, ये बैटल बाइक का नाम देने का क्या मकसद है? मतलब एक तरफ फॉक्सी है, बाइक है, ये कोई बैटल से रिलेटेड है? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाकिस्तान में जो फॉक्सी गाड़ी है वो सिर्फ पाकिस्तान में फॉक्सी कहलाई जाती है। अच्छा। अदरवाइज उसका नाम है बीटल। तो अच्छा, बीटल है को जो है पाकिस्तान में फॉक्सी कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो बाइक बनाया ना जी, यूरोप में एक ट्रेंड चलता है ट्राइक्स का ना, तो वहाँ पे ट्राइक्स 3 व्हीलर बाइक्स और 3 व्हीलर कार के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमने कहा कि हम भी यहाँ पे ना कुछ डिफरेंट इस तरह ही डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली इसका नाम हमने रखा है बीटल ट्राइक। 3 व्हील है, 3 व्हील से मुराद ट्राइक है और बीटल जो है पीछे गाड़ी का नाम है जो कि पाकिस्तान में फॉक्सी कहलाती है। ठीक है, अदरवाइज ये बीटल ट्राइक जो है कहलाएगा। अच्छा, ये भी बता दें कि इस पे खर्चा कितना आया? आपने बीटल को इस्तेमाल किया और साथ बाइक को इस्तेमाल किया, तो टोटल कॉस्ट इसके ऊपर कितनी आई? टोटल कॉस्ट तो इसकी आप तकरीबन लगा लें, जो मेकिंग कॉस्ट है वो तकरीबन 4,50,000 है, ठीक है। बाकी जो बाइक है वो डिफरेंट प्राइस में हमने परचेज़ किया है और जो पीछे गाड़ी है वो भी डिफरेंट प्राइस में परचेज़ की है। तकरीबन लगभग टोटल करके 959 के अराउंड जो है ये हमें पड़ गया। अच्छा, तो यूसुफ क्या मतलब आप जब ये चलाते हैं तो लोग इसे देखे यकीनन ये आपसे पूछते होंगे ना कि भाई ये क्या है? तो अभी आपने इस तरह की भी नई गाड़ियां या बाइक का जो मिलाप है जो आपने इसको इकट्ठा किया है वो बनाने का आप इरादा रख रहे हैं, या इस कुछ ऐसा इरादा है कि थोड़ी सस्ती वस्ती में आप किराए पे दे दें, हम जैसे गरीब लोग भी चला के एंजॉय कर लें? नहीं, इसमें हमने ये किया हुआ ना कि जब से मैंने बनाया तकरीबन मुझे 2018 से मैं ऑन रोड चला रहा हूँ इसको। और मतलब समझ लें कि आप रोड पे निकलते हैं तो आपको हर टाइम जो है ना कोई आपको रोकेगा वीडियोस के लिए, सेल्फीज़ के लिए। आजकल टिकटॉक का ट्रेंड है तो टिकटॉक वाले रोक लेते हैं कि जी टिकटॉक वीडियो बनानी है, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसको लोग रोकते हैं। और फर्दर जो आगे प्रोजेक्ट बनाने की बात है तो मैं अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। जो इस गाड़ी के बचे हुए पार्ट्स हैं उससे एक बाइक बना रहा हूँ, उसे हम मोपेड बाइक का नाम देंगे। उसके बाद जो हमारे पास आ जाएगी एक पबजी गाड़ी, हमने अच्छा। जो पबजी गेम है उससे अंदर एक पबजी बग्गी यूज हुई है, वो भी मैं खुद डिजाइन कर रहा हूँ अपने हिसाब से। अच्छा, मुझे इसके बारे में आइडिया और कांसेप्ट उसके साथ का है, ठीक है, लेकिन डिजाइनिंग जो है मेरी अपनी है उसके ऊपर भी। अच्छा, डिजाइनिंग आपकी अपनी है। मुझे थोड़ा सा बता दें कि इस गाड़ी का जो आपने ये बीटल बनाई है, इसका जो बेसिक आइडिया वो क्या है? मतलब आपने जो दोनों को साथ जोड़ा है, आपका कोई बेसिक इस पे कॉन्सेप्ट था? क्योंकि पाकिस्तान में बड़े एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, तो ऐसी गाड़ी बनाने का आपका मकसद क्या था? जी देखें, इसको हमने जो बनाया था उसका मकसद तो सिर्फ ये था कि एक यूनिक चीज़ जो है ना कि मतलब एक अगर बाहर के मुल्क में लोग कोई चीज़ बना सकते हैं या कोई ट्रेंड बना सकते हैं तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते। तो मेरा ये था कि हम एक यूनिक ट्रेंड को जो है ना सामने लेकर आए, जिस तरह ये ट्राइक्स का ट्रेंड है, ठीक है। हमारे पास यहाँ स्क्रैप में काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, कोई यूनिक गाड़ियाँ पड़ी होती हैं और वो वेस्ट हो रही होती हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिनके चेसेस नहीं होते। ये जो मैंने गाड़ी ली है विंटेज लवर के लिए बड़ी वो होती है कि आप उसकी गाड़ी को कट करें या कुछ भी, लेकिन मैंने वो गाड़ी ली है जिसकी मतलब ऑलरेडी कागज़ और चीज़ें थी नहीं। और हमने जो बाइक है वो लीगल चेसेस के साथ जो है ना
इसको कनेक्ट किया ताकि हम ये रोड लीगल के ऊपर रहें। देखें, हमने सबसे पहले ये चीज़ भी ख्याल रखनी पड़ती है कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो रोड लीगल हो, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम ना हो। तो अब ये जो मैंने बाइक बनाया हुआ है इसमें कोई कट एंड वेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर जो चेसिस है वो 101% जो है वो लीगल। क्योंकि राव इस बाइक को देखने के बाद ये समझ नहीं आएगी कि आपने बाइक का लाइसेंस बनवाना है या गाड़ी का लाइसेंस बनवाना है, कौन सा लाइसेंस आपने रखना है। लेकिन मुझे एक और साथ में एक और चीज ये पूछनी है कि इसको कमर्शियलाइज करने का इरादा है आपका? आपके पास देखिए, अभी हमने कमर्शियलाइज इसको ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा। मतलब जो वेडिंग्स पे दूल्हा दुल्हन है। हाँ, मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि देखे दूल्हा आगे बैठा हो, दुल्हन पीछे बैठी हो और वो जा रहा हो। जी जी जी, असल में होता यही है कि अभी जिस हम वेडिंग एंट्रीज करते हैं ना, तो उसमें दूल्हा खुद ड्राइव करता है, ठीक है, और दुल्हन बैठती है। और मोस्टली केसेस में हमारे पास इस तरह हुआ है कि फादर ड्राइव करके दुल्हन को अंदर जो है छोड़ने जा रहा है। तो इस तरह बहुत सारे हमारे डिफरेंट जो है ना यूजेस इसके चल रहे हैं। अच्छा राव, कोई ऐसा हॉबी थी, हॉबी जो है थोड़ा सा बिजनेस में भी कन्वर्ट हो रही है, बिजनेस में कन्वर्ट हो रही है। मैं इसी तरफ आ रहा था राव कि आपका कोई ऐसे प्लान्स हैं कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग बाकायदा शुरू करेंगे और लोगों को भी पब्लिकली आप उसको बेच भी सकेंगे? कोई ऐसा प्लान आपने फ्यूचर के लिए किया या सिर्फ आप अपने इस्तेमाल के लिए, अपने शौक के लिए यूनिक एक आइटम बनाने के लिए आपने ये गाड़ी बनाई है? नहीं, हमारा अभी ऑलरेडी जो है इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। कुछ लोग हमें ऑर्डर्स कर रहे हैं कि ये हमें चाहिए, लाहौर के लिए चाहिए, गुजरांवाला के लिए चाहिए, कराची के लिए चाहिए, इस्लामाबाद में अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 हो गई हैं। ये मतलब फर्स्ट बीटल ट्राइक है जो मैंने डिज़ाइन की है, इसी को कॉपी करके अभी 3 और बन गई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आइडिया जो मेरा था, जो मेरा एक शौक़ था कि हम एक ट्रेंड को लेकर आएँ, तो वो ट्रेंड बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर बारात पे चाहिए हो, मेरी शादी करीब है, पूछ लेती हूँ, तो फिर कितने में आप मुझे ये किराए पे देंगे? हैं खरीद तो मैं चाह रही है कि जो इसमें रुखसती ना हो इस गाड़ी में हो, तो आप क्या चार्जेस करेंगे इनके लिए? सही सही, देखें, चार्जेस का तो कोई इतना कोई ख़ास ऐसा नहीं हमने रखा हुआ कि नहीं करेंगे। मतलब कस्टमर के जैसे ही होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको सर्विस दें ताकि जितने लोगों, एक इवेंट में कम से कम 300 से 400 लोग होते हैं। अगर एक इवेंट पे जाती है तो हमारी अपनी एडवर्टाइजमेंट होती है। अब मैंने अपनी ये जो कंपनी बनाई है राउस कस्टम के नाम से, वो इसी वजह से बनाई कि मेरी कंपनी का जो है थोड़ा सा लोगों की तरफ रुझान हो, लोगों को पता लगे कि हम पाकिस्तान में बैठ के ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा राव, मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि महक अगर ये गाड़ी इस्तेमाल करना चाहती है अपनी शादी में तो फ्री ले जा सकती हैं, इसकी प्रमोशन हो जाएगी गाड़ी की? मैंने आपकी डील बना दी है। जी, हम इनको स्पॉन्सर कर देंगे। स्पॉन्सर कर देंगे, लो ये डील डन हो गई आपकी, आप इनसे स्पॉन्सर करवा सकती हैं। अच्छा राव, मैं आपसे एक और सवाल ये भी करना चाहता हूँ कि आपने एक प्रोजेक्ट तो ये कंप्लीट कर लिया है, आगे भी कोई आपका प्लान है कि आप दीगर कुछ आप स्क्रैप का जिक्र कर रहे हैं, कोई मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं उनको आप दोबारा रिस्टोर करें और कोई नई चीज़ बनाएंगे? अभी एक आइडिया पे तो आप काम कर चुके हैं, अब जाहिर है आप जो दूसरा आइडियाज़ हैं उसमें बाइक और गाड़ी का मिलाप शायद ना करें, तो कोई नया आइडिया आप सोच रहे हैं किसी और चीज़ को साथ मिलाने के गाड़ी के साथ? जी जी, मैं वही मैंने अभी ऑलरेडी इन चीज़ों के ऊपर काम शुरू किया हुआ है। अभी इंशाल्लाह 15 to 20 डेज़ में मेरा एक बाइक कंप्लीट हो रहा है जो इस गाड़ी के अगले हिस्से के पार्ट बचे हुए थे, लाइक इसके जो अगले फेंडर्स, बम्पर चीज़ें थी, हमने उससे एक बाइक बना लिया है। ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होने वाला है, उसका पेंट जॉब रहता है या थोड़ा सा काम रहता है, वो भी आप जब देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट एक चीज़ आपको नज़र आएगी। मतलब वो भी यहाँ पे पाकिस्तान में पहले आपने कभी नहीं देखी होगी कि इस तरह की कोई बाइक तैयार हुई हो, जो कि स्क्रैप जो सामान होता है उसमें स्क्रैप, उसका इंजन भी स्क्रैप से हमने उठाया है, जो हमारी इस गाड़ी के बचे हुए पार्ट्स थे हमने वो भी उसके साथ जोड़े, और उसका चेसिस और फ्रेम जो है वो हमने खुद बनाया है। अच्छा राव, आप बाय प्रोफेशन आप करते क्या है? ये आपने सारी रिस्टोरेशन सीखी कहाँ से है? आपको कैसे, मतलब आप कहीं से इन्फ्लुएंस हुए थे या आपने खुद, आपको शौक था और आप सीखते रहे और आप यहाँ पर पहुँच गए कि आप खुद पूरी रिस्टोर कर रहे हैं गाड़ियाँ? मेरा असल में जो है ना, जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और आप समझ लें मेरा गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है। अच्छा। और उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरी मतलब एक शौक़ था पुरानी
गाड़ियों के से रिलेटेड, तो समझे कि अपने शौक़ को जो है साथ साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी गूगल जिंदाबाद है, गूगल हमें जो है सारा कुछ खुद सिखा रहा है। अब मैं कोई प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने गूगल मतलब से बड़ी बात है, आपने गूगल से सीखा है। अच्छा राव, मैं यहाँ पर एक और डील करवाना चाहता हूँ। आपने राव ज्वेलरी का जिक्र किया है, तो महक आपकी शादी आ रही है, गाड़ी का इंतजाम हो गया है, अब ज्वेलरी रह गई है, वो भी स्पॉन्सर कर देंगे आपको, ऐसा है राव? नहीं, वो नहीं मुश्किल होगा, वो नहीं हो सकता, वो स्पॉन्सर करना बहुत मुश्किल होगा। वो महंगी चीज है, गोल्ड काफी महंगा है। हां, गोल्ड काफी महंगा, गाड़ी सस्ती है, गाड़ी स्पॉन्सर कर देंगे, गाड़ी स्पॉन्सर। चले कोई नहीं, एक डील में हम कामयाब हो गए, एक रहेगी। जी जी, हां, गाड़ी इवेंट के लिए स्पॉन्सर कर देंगे, एक में रहेगी। उसके लिए ये कि इनको डिजाइनिंग फ्री में कर देंगे, बाकी डिजाइनिंग पे कर देंगे। भाई गोल्ड अपना इस्तेमाल करना है आपने, लेकिन डिजाइनिंग वो आप ही करवा देंगे। एक और डील आपकी हो चुकी है। ठीक हो गया जनाब। तो जनाब, गाड़ी और बाइक का जो बड़ा अनोखा सा मिलाप हमने अपने नाज़रीन को दिखाया कि मोटरसाइकिल और फॉक्सी को उन्होंने इकट्ठा किया, और जनाब जो है वो ज़बरदस्त है। अच्छा राव, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो नाजरीन हमें देख रहे हैं, आप प्रमोशन का बड़ी बात कर रहे हैं, थोड़ा डेमो देना कि ये गाड़ी चलती कैसे है, ये बाइक चलती कैसे है, ताकि हम अपने नाज़रीन को दिखाएं भी। तो हम देख रहे हैं, आपको ऑनर देख रहे हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हुए दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोशिश करें डेमो दे सकें कि ये कैसे काम करती है या इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ठीक है जी, ठीक हो गया। मैं इसको 1 मिनट में अभी आपको स्टार्ट करके जो है इसका थोड़ा सा जो है ना डेमो दे देता हूँ। जी जी, ये अच्छा, वैसे कलर जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो भी बहुत खूबसूरत है, ये रेड कलर का और साथ सिल्वर इसमें लाइनिंग है, बड़ी अच्छी लग रही है ये। पीछे 2 लोग बैठे, और मुझे लग रहा है पीछे का जो सोफा भी बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब अगर आप इस्तेमाल करेंगे शादी के लिए। अच्छा जी, ये तो स्टार्ट ये जी बाइक स्टार्ट हो गई है, और इसे बैठने का जो स्टाइल है वो हार्ले डेविडसन वाला जो स्टाइल है ना, वो बड़ा खूबसूरत है। खूब आवाजें आ रही हैं। अब देखें वो साथ साथ पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं, बिल्कुल पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। उन्होंने जो पिछला हिस्सा था उसको इस्तेमाल किया। कुछ कह रहे हैं जी राव, क्या कह रहे हैं आप? राव, साथ साथ आप ये भी बता दें इसमें पावर कितनी है, ये इंजन कौन सा है, कितने सीसी इंजन है? आप चला लेंगे आसानी से शाज़ेब? नहीं शाज़ेब कैसी बता रही कि नहीं चला सकते, तो थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है वैसे। हाँ देखा, ये खतरनाक है भाई, मैं तो नहीं हट रही। ये जबरदस्त, चलो जी जबरदस्त। और ये मुझे लगता है कि ये तो हमें डेमो भी मिल गया है, हमें ये भी पता लग गया है गाड़ी चलती कैसे है, डीलिंग्स भी आपकी हो चुकी हैं। अब आप इस गाड़ी को बिल्कुल जो है ना वो स्पॉन्सर अगर आपको मिल जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जी, बेहद शुक्रिया। मशहूर अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने अंडर 30 फहरिस्त जो जारी किया, उसमें पाकिस्तानियों ने भी अपनी जगह बनाई है। इस मरतबा इस फहरिस्त में 4 पाकिस्तानी शामिल है। पाकिस्तानी नजात अफरीकी दानिश धमानी ने एक ऐसी ऐप बनाई जिससे जॉब इंटरव्यू देने में बड़ी मदद हासिल होती है, और इस ऐप ऑरल AI में अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाती है और फिर इस पर फीडबैक मिलता है कि आया गुफ्तगू में कहाँ कमी हुई या कहाँ गलती हुई। इस तरह यह ऐप गुफ्तगू को बेहतर बनाने में बड़ी मदद देती है। बिल्कुल, आपके जो स्किल्स हैं उसको एनहांस करती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम आता है, आपको पता नहीं होता कि आपने जवाब कैसे देने हैं। तो उनके स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए ये ऐप डेवलप की गई है। जबकि फहरिस्त में शामिल एक और पाकिस्तानी नौजवान असद मलिक को इमिग्रेंट्स की फहरिस्त में रखा गया है। वो अमेरिका में आर्ट परफॉर्मिंग कंपनी जादू AR के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी हैं। आप दोनों बाकमाल लोग, दानिश धमानी और असद J मलिक, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम किससे बात कर रहे हैं? पहले हम दानिश से बात करेंगे ना। मैं वो ऐप जानना चाह रही हूँ कि मैं अगर कहीं इंटरव्यू देने चाहूँ तो खुदा ना खास्ता अगर मैं ये कहूँ कि यार ये चीज़ें तो मैंने गलत बोल दी हैं, इसकी मुझे पहले से प्रैक्टिस हो। तो दानिश आपकी तरफ आती हूँ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोनों को। तो दानिश मुझे पहले ये बताएगा कि ऐप बनाने के पीछे आखिर कहानी क्या थी, वो क्या ऐसी वजह बनी कि आपने कहा कि मैंने ये अब ऐप बनानी है, इसका ख्याल मेरे जहन में आ गया, इस ख्याल को मैंने हकीकत का रूप देना है।
ये जो प्रॉब्लम है जॉब इंटरव्यू करना या तो फिर प्रेजेंटेशन करना, ये दुनिया में सबसे बड़ी फियर है। और मेरे को भी ऐसा था जब मैं अमेरिका आया कॉलेज के लिए। पसीना आता था जब मेरे को प्रेजेंट करना पड़ता था, जब ऐसे सवाल आते थे जॉब इंटरव्यू में, तो मैं बोला क्या करूं। तो मेरे एक मेंटर ने बताया कि एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब है जिसका नाम है टोस्ट मास्टर। बहुत बढ़िया क्लब है, पूरी दुनिया भर में है। और मैं गया एवरी सिंगल वीक, सारे हफ्ते में गया मैं, और फिर पता चला कि ये एक्चुअली इम्प्रूव हो सकती है। ये स्किल ऐसी नहीं है जो तुम बॉर्न हो उसके साथ, ये स्किल ऐसी है जो तुम इम्प्रूव कर सकते हो। जब तुम इम्प्रूव करो ये स्किल को, सारे दुनिया भर तुम्हारे डोर्स खुल जाते हैं। एंड इसकी वजह से हमने सोचा कि एक ऐप होना चाहिए जो कहीं भी तुम तुम्हारे पॉकेट में से निकालो, तुम उसके साथ प्रैक्टिस करो और ये स्किल को तुम इम्प्रूव कर सको। इसलिए हमने ये ऐप बनाया। अच्छा दानिश, थोड़ा सा ये बताइएगा, पहले तो ये भी बता दें कि कितना अरसा लगा, कितनी मुश्किलात आई ये ऐप बनाने में, कैसे आपने ये ऐप डेवलप की। आइडिया तो आपने बता दिया कि आपको आइडिया कैसे आया, और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये काम कैसे करती है, मतलब किस तरीके से आप उस ऐप से ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या आपने जो स्किल्स हैं वो कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होगा इस एप्लीकेशन में। ये ऐप को सोचो कि ये एक स्पीच कोच है या तो फिर एक जॉब इंटरव्यू ट्रेनर है। जैसे तुम्हारे करियर काउंसलिंग स्कूल के साथ तुम बात कर सको, लेकिन इसमें कोई इंसान नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर है। तुम उसके साथ बात करो, ये तुम्हारे को सवाल पूछेगा, और जैसे तुम स्टॉप करोगे वो प्रोसेस करेगा तुम्हारी ऑडियो एंड देन गिव्स यू इंस्टेंट फीडबैक। और ये फीडबैक है जैसे एग्जैक्टली जो ह्यूमन बताएगा आपको। अच्छा। आपने ऐसा करा। जैसे लोग अगर स्ट्रेस्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो बहुत करते हैं, या तो फिर सो यू नो, दीज आर ऑल फिलर वर्ड्स। ये कुछ तुम्हारे स्पीच में हेल्प नहीं करते, तो फिलर वर्ड्स ये काउंट करता है। और जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम बहुत तेजी से बात करते हैं। तो ये ऐप ये भी बताता है कि आप बहुत तेज बात कर रहे हो या आप बहुत स्लो बात कर रहे हो। और यानी ये ऐप आपको बताएगा अगर आप ये कर रहे हैं तो भाई आपके अंदर कोई कमी है। ठीक। दानिश, हमारे साथ असद भी मौजूद है। असद, आपकी तरफ आती हूँ। आपकी ऐप भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे बताएं इसको बनाने का आइडिया कैसे आया, ये ऐप कैसे काम करती है, कितना वक्त लगा ये ऐप बनाने में, और ये भी बताएं काम करती क्या है। सही, बिल्कुल। हम लोग हॉलोग्राम्स बनाते हैं। जिस तरह आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा कि फ्यूचर में 3D holograms आ जाते हैं हर तरफ से। तो बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ एक्टर्स और सिंगर्स के साथ हम काम करते हैं, उन्हें हम 106 कैमरों से हर डायरेक्शन से कैप्चर करते हैं और फिर उनकी हम एक 3D वीडियो तैयार करते हैं। तो जो हमारा ऐप है उसका नाम है जादू। तो ये हम ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे ये ऐप यूज हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा इसका उर्दू नाम रखना चाहिए। तो जिस तरह जादू हो उसी तरह आप एक 3D hologram को अपने स्पेस के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी या एक फोन के थ्रू प्लेस कर सकते हैं और फिर उसकी तस्वीर ले सकते हैं या उसकी वीडियो बना सकते हैं। तो इजीली सब लोग जो iOS यूज कर रहे हैं या एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो सब लोग इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन। ये लॉन्च हो चुकी है? बिल्कुल लॉन्च हो चुकी है। अगर आप जादू सर्च करें ऐप स्टोर पे तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अभी हमारे कोई 40 डिफरेंट हॉलोग्राम्स हैं। तो उन्हें आप ट्राई कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम और कॉम्प्लिकेटेड किस्म। अच्छा, ये बता दें कि ये जो आपने लॉन्च की है ये जादू, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो सकती है, साथ साथ पाकिस्तान में भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, फंक्शन है यहाँ पर? बिल्कुल पूरी दुनिया में हर जगह आप जहाँ पे भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस तरह कोई भी आप ऐप स्टोर पे डाउनलोड किया जाए। और असद, इसका फीडबैक कैसा रहा अभी तक? देखें, मेरी कहानी ये है कि मैं क्योड़ा पाकिस्तान से हूँ, पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान में ही रहा हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैट्रिक की लिया मैंने बल्कि। तो अमेरिका में पिछले 5 साल से हूँ। मुझे पूरी ज़िंदगी शौक था कि ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी में काम किया जाए। जब से मैं 11 साल का हूँ मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। अच्छा। और पिछले कुछ सालों से मुझे ज़रा एंटरटेनमेंट, डिज़ाइन, आर्ट वाली साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है। तो उम्मीद ये थी कि मैं किसी तरह इन दोनों इंटरेस्ट को कंबाइन करके एक नई चीज़ तैयार कर सकूँ। तो पिछले कुछ सालों से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जिस तरह आप लोगों को पता होगा VR वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स होते हैं या ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स होते हैं, तो आप हेडसेट पहन के एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस तरह हमारा काम शुरू हुआ था। तो जो मेरा पहला एक एक्सपीरियंस था बड़ा, वो 2 साल पहले ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क के अंदर लॉन्च हुआ था
और उसकी कहानी ये थी कि जब मैं अमेरिका आता होता था पाकिस्तान से, तो मेरी चेकिंग होती थी एयरपोर्ट में, कस्टम्स ऑफिसर्स, आपको पता है जिस तरह होता है मुसलमानों के साथ। तो मैंने इस तरह का एक एक्सपीरियंस उसके साथ याद किया था कि आप एक हेडसेट पहन के, जो गोरे किसी फेस्टिवल में जब बंदा जा रहा है वो हेडसेट पहन के एक मुस्लिम होलोग्राम का इंटरव्यू कर सकता है और उससे सवाल पूछ सकता है, और मतलब इरादा ये था कि जो यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स हैं मुसलमानों के बारे में वो ख़त्म किए जा सकें। तो जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उससे बहुत मतलब वो बहुत कामयाब प्रोजेक्ट रहा, काफ़ी न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट वगैरह ने इससे कवर किया। तो इस तरह हम लोगों ने फिर कंपनी बनी और अब हमने ऐप बनाया और उम्मीद है कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस अब हम लोगों के पास फ़ोन के थ्रू ला सकेंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दानिश भी है। दानिश, आपकी जैसे हम एप्लीकेशन पे बात कर रहे थे, जैसे आप दोनों जो हैं वो मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो मेरे ख्याल में हमें इतना नज़र नहीं आता कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं और मुख्तलिफ जो IT डिपार्टमेंट्स के हैं, उनका आप क्या सजेशन देंगे, वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आएँ और ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करें? सबसे अहमियत की बात है कुछ डेवलप करो। तुम पढ़ाई कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, या चलो बिजनेस भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उसके साथ कुछ करो नहीं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन बनती है। इंफॉर्मेशन को तुम अगर कुछ करो, भले एक वीकेंड में भी तुम एक वेबसाइट बनाओ या तो फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन कुछ तो बनाओ। ये मेरी सबसे बड़ी टिप है सारे स्टूडेंट्स को, सारे यूथ्स को, सारे एंटरप्रेन्योर्स को। नाइकी का जो लोगो है ना, उसमें लिखा है जस्ट डू इट, यू जस्ट हैव टू डू इट। लेकिन यू हैव टू डू इट, जस्ट डू इट तो ठीक है, लेकिन दानिश, आप समझते हैं कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है? क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती, वो रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं काम, कुछ डेवलप कर भी लेते हैं तो पीछे हट जाते हैं। आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत होती है इसमें? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जब मैं अमेरिका में था, मैं स्टूडेंट था जब हमने ये बनाया था, हमारे को भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा था। हम सारे इन्वेस्टर्स के पास जा रहे थे, हम बता रहे थे आप भी इन्वेस्टर्स के पीछे घूम रहे थे। हाँ, तो अमेरिका में हो या यूरोप में हो या पाकिस्तान में हो, पैसे मिलना आइडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? इन्वेस्टर्स को डी रिस्क करनी है। उनको डी रिस्क कैसे कर सकते हो? तुम कुछ बनाओ और ढूंढो कि तुम्हारे पास यूजर्स है। तो हमारे को भी ऐसे ही करना पड़ा। हमने रिलाई करा हमारी खुद की स्किल्स के ऊपर जो हमारे पास थी नहीं, तो हमने गूगल पे गए, हम गूगल पे लर्न करे कैसे हम ये चीजें बना सकते हैं। और मैंने आई डिडंट हैव ऑल द स्किल्स, तो मेरे को ढूंढना पड़ा दूसरी टीम मेंबर्स जो मेरे साथ बिगेर सैलरी में काम कर सके। उनको क्या दिया? मैंने शेयर्स दिया। तो ऐसा हम कुछ ना कुछ तो शुरू करना पड़ता है। और जैसे कि आप गूगल का जिक्र कर रहे हैं दानिश, इसका मतलब है कि असल में आपसे भी ये सवाल करूंगा कि जो स्टूडेंट्स IT के नहीं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नहीं हैं, वो भी गूगल से सीखकर एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। मैंने क्या स्टडी करा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आपने एक एप्लीकेशन तैयार की है पूरी। हाँ, यानी कोई भी कुछ भी कर सकता है आजकल दुनिया में। आप गूगल में जाओ, आप यूट्यूब में जाओ, आप कोर्सेरा पे जाओ, आप कुछ भी लर्न कर सकते हो आज। असद आप भी यही समझते हैं? असद से पूछ लेते हैं। देखें सर, मैं अग्री करता हूँ दानिश भाई जो कह रहे हैं कि आजकल आप चीज़ें सीख सकते हैं, और जो प्रोग्रामिंग इस टाइप की चीज़ों का बहुत एक इंटिमिडेटिंग लुक बन गया है कि लोगों को लगता है बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं नहीं कर सकता। लोग शुरू में जब बच्चे होते हैं मैथ में अच्छे नहीं होते तो कहते हैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं लोग, बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स हैं। मतलब पाकिस्तान में काफ़ी लोग IT वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ा रुझान है इस चीज़ का। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट वगैरह इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ अमेरिका में, मैं पाकिस्तान में नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है क्योंकि कैलिफोर्निया में पैसा है, इन चीज़ों के लिए पैसा है। ताल्लुक है तालीम के मैदान से, यानी सब स्टूडेंट्स के लिए खबर है। BA, BCom और BSc की डिग्री नहीं चलेगी जनाब, क्योंकि HEC ने नई पॉलिसीज जारी कर दी हैं, जिसके तहत 31 दिसंबर 2018 के बाद 2 साल बैचलर डिग्री करने वाले तलबा की डिग्रियां गैर कानूनी और गैर मुतल्लका करार दी जा रही हैं। 2020 के बाद 2 साल मास्टर प्रोग्राम यानी MA, MCom और MSc का भी खात्मा कर दिया गया है। बाज़ हलकों में इस पॉलिसी को तालीम दुश्मनी करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 16 ईयर एजुकेशन मानी जाती है, और जिन अफराद ने, जिन तलबा तलबात ने अब ये 2 ईयर एजुकेशन की है, मतलब 2 ईयर की जो डिग्री की है,
अगर वो नहीं मानी जाएगी तो उनका मुस्तकबिल तारीख होगा। ज़ाहिरी बात है, जिन्होंने डिग्रीज ऑलरेडी कर ली हैं और अब नई पॉलिसी सामने आ जाएगी तो उनकी डिग्रीज तो ज़ाया हो जाएंगी। तो हम ये देख रहे हैं कि बाज़ हल्कों में इस पॉलिसी को तालीम दुश्मनी करार दिया जा रहा है। नई पॉलिसी से मुतल्लिक जो मामला समझने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है DG एकेडमिक हायर एजुकेशन कमीशन रज़ा चौहान साहब से। उनसे बात करेंगे। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 2019 या 2020 के इब्तिदा में अपनी BA, BCom या BSc की डिग्रियां हासिल की हैं, उनके लिए तो मुस्तकबिल जो है वो तारीख होगा, उनकी जो डिग्रियां हैं वो गैर मुतल्लिका हो जाएंगी। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया एंड आपको सुबह को सलाम, और मैं नाज़रीन को, तलबा तालिबात को और वालिदैन को ख़ास तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि जिन तलबा तालिबात ने 2018 दिसंबर से पहले दाखिला लिया और 2019 में उन्होंने डिग्रीज हासिल की या अवाइल 2020 में उनको डिग्रीज मिलेंगी, तो वो अपने रिकग्नाइज पीरियड के दौरान होंगी, उनको इसकी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बल्कि जो लोग दिसंबर 18 के बाद दाखिल हुए हैं उनके बारे में इतला दी गई है, और ये इतला हम HEC बारहा देता रहा है। लेकिन कभी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के अंदर ट्रांजिशन होती है और वो हमेशा चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। तो इसका एक चैलेंज ये है कि हमें इस ट्रांजिशन को लेना है, और इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो क्वालिटी एजुकेशन जो है उसके हमने मुतबादल जो है वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का कहा है। वो हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं रज़ा साहब, लेकिन जो मेरा सवाल है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने 2 साल की डिग्रीज कर ली हैं, अब उनकी डिग्रीज हो चुकी हैं, उनको ऑन किया जाएगा जब वो फील्ड में जाएंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जिन्होंने 2019 और 2020 के अवाइल में कुछ कोरोना के बायस भी एग्जाम लेट हुए हैं वो रिकग्नाइज होंगी, और जो 2018 से बाद रजिस्टर हुए हैं उनको ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनको करना पड़ेगा परेशानी का सामना। ठीक है। और चौहान साहब, अगर कोई यूनिवर्सिटी ये फैसला नहीं मानती फिर? देखें, उसके बारे में HEC ने पहले भी इतला दी है कि उन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री अटेस्ट नहीं की जाएंगी, रिकग्नाइज नहीं की जाएंगी, लेकिन उन बच्चों के लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है कि उन्होंने जो पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी जो दाखिला देना चाहे उसको अपने बैचलर प्रोग्राम में वो असेस करके उसको उसके रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में बैचलर में दाखिला दे सकती है। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, हम अक्सर देखते हैं कि एक BA ऑनर्स की डिग्री होती है, तो क्या इस डिग्री को भी लेते हुए कुछ तब्दीलियां देखी जाएंगी, क्योंकि ये एक 4 साला प्रोग्राम होता है? जी देखिए, 4 साला प्रोग्राम बनाने का मकसद ही ये था कि ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जो ब्रॉड बेस एजुकेशन रखते हों और जो प्रैक्टिकल स्किल्स दे सकते हों बच्चों को, और बच्चे अपना रोज़गार के मौके या अपनी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर सकें, अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में कौम को सर्व कर सकें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 4 साला प्रोग्राम शुरू किए गए। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये स्टार्ट का हिस्सा है कि जो CSS के रिजल्ट्स 15% से 3% तक डिक्लाइन हुए 2009 से लेकर 16 के दरमियान, उसमें 4 साला प्रोग्राम के बच्चे 19% बच्चे अपीयर हुए, और उन बच्चों ने 46% सीट्स एक्वायर की। तो ये इस चीज़ की एक अंदाज़ा देती है कि जी जिन बच्चों ने 4 साल एजुकेशन की, उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन हासिल की, उन्होंने ना सिर्फ ज़्यादा मौके अर्न किए बल्कि उन्होंने ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म भी किया। अच्छा रज़ा साहब, हमारे यहाँ तो नौकरी की जो डिग्री है उसी की बुनियाद पर नौकरी मिलती है। ऐसे तो लोगों की जो नौकरियां वो खतरे में पड़ जाएंगी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं जिन्होंने 2018 या 19 में की हैं, और आप कह रहे हैं कि उनकी डिग्रियां बाद में मिलेंगी, तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जी शाहजेब साहब, मैंने अर्ज किया कि जिन्होंने अवाइल 2020 या 19 में डिग्रियां हासिल की और वो दिसंबर 31 2018 से पहले रजिस्टर हो गए थे, उनको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने उस पीरियड के बाद डिग्रियां हासिल करेंगे उनको ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आपको ये बताता चलूं कि जो BA को मुतबादल इसका दे दिया गया है एसोसिएट डिग्री, तो वो बच्चे एसोसिएट डिग्री में जाएंगे जिसके अंदर के 21 से 22 कोर्सेज पढ़े जाएंगे, जिससे
वो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन और प्रैक्टिकल स्किल हासिल कर सकेंगे जो उनको ज़्यादा मौके, बेहतर मौके फ्राहम कर सकेंगे रोज़गार के। अच्छा, और रज़ा साहब, अगर हम मास्टर्स की एजुकेशन के प्लान की बात करें? जी महक साहबा, आपको मास्टर्स के प्रोग्राम अभी 31 दिसंबर 2020 उसकी हतमी तारीख दी गई है। जो बच्चे इसके बाद दाखिल होंगे उनको चाहिए कि वो अभी से अपने अपने रिस्पेक्टिव बैचलर्स के अंदर दाखिला लें और ताकि बेहतर तालीम हासिल कर सकें। आप सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि जो 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम्स होता है वो 40 से 46 कोर्सेज पे मुश्तमिल होता है, जिसमें उनको ना सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि प्रैक्टिकल स्किल भी दी जाती है, बल्कि सोशल स्किल्स भी दी जाती हैं ताकि वो मुआशरे का एक अच्छा शहरी बन सकें। अपने 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 जो उनके रोजगार के मौके हैं उनको बेहतर तरीके से वो हासिल कर सकें और अपने फील्ड्स के अंदर। रज़ा साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप रोजगार के मौकों की बात करें, लेकिन इस चीज को जिसके बारे में हम बात करें उसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तालीम दुश्मन पॉलिसी है ये। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि इन पॉलिसीज पर तनकीद की जा रही है, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज से पाकिस्तानियों को तालीम से महरूम कर दिया जाएगा, ये भी लोगों का बयान सामने आया है। जी महक साहबा, ये मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी तालीम दुश्मन पॉलिसी HEC ने ना बनाई है, ना बनाने का सोचता है, ना बनाएगा। क्योंकि ये आपको याद होगा कि पहले 2 साल बैचलर भी होता था और 3 साल बैचलर भी होता था, और 1 ईयर के भी कुछ प्रोग्राम्स हुआ करते थे जो इवेंचुअली फेड आउट किए गए या फेज आउट किए गए, और उनके बुनियाद पे उनके मुतबादल बहुत अच्छे प्रोग्राम डिज़ाइन करके डाले गए। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी ने बल्कि उनमें HEC ने भी गाइड किया और यूनिवर्सिटीज़ ने उनको अडॉप्ट किया, और उन बच्चों ने आगे जाके अपने अपने फील्ड्स में अच्छे तरीके से कौम को सर्व किया। अच्छा, मुझे ये बता दें, जो मैं आपसे थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि वो बात आपकी ठीक है कि उन स्टूडेंट्स को इतना नुकसान नहीं होगा जिन्होंने 2018 में किया या 19 में किया, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जब वो बच्चे, वो जो तलबा हैं वो फील्ड में जाएंगे तो जो कंपनीज जिन्होंने उनको हायर करना है वो तो इस पर एतराज़ करेंगे। ज़ाहिर है वो इसको नहीं मानेंगे कि अगर उन्होंने 2 साल की डिग्री की हुई है, वो इस पर एतराज़ करेंगे। बेशक वो स्किल सीख लें, वो एक अलग बात है, लेकिन एतराज़ तो किया जाएगा, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा जॉब्स में। देखें, हर मुलाजमत की जो है एक रिक्वायरमेंट होती है। किसी मुलाजमत की रिक्वायरमेंट एक BA है, किसी मुलाजमत की रिक्वायरमेंट जो है 16 साल एजुकेशन है जो कि 4 ईयर बैचलर्स है। तो वो उसके मुताबिक ही इनवाइट किए जाएंगे और उसके मुताबिक ही असेस किए जाएंगे। लेकिन जब एक बैचलर बच्चा करेगा और उसका मुतबादल एसोसिएट डिग्री मौजूद होगा और उसकी इक्विवेलेंस जो है 14 साल तालीम के मुताबिक मिलती रहेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई मौका आएगा कि उन लोगों को ये चैलेंज का सामना करना पड़े। ठीक। और चौहान साहब, वो तलबा या तालिबात जो कि घर बैठकर बतौर प्राइवेट उम्मीदवार इम्तिहानात की तैयारी करते हैं, उनके इम्तिहानात या जो चीज़ उन्होंने सेलेक्ट की है उस पर कोई असर पड़ेगा? जी मैडम, मैं एक सबा ये बता दूं कि ये एक थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि इसके अंदर एफिलिएटेड कॉलेज का मामला आता है या एफिलिएटेड कॉलेजेस का मामला आता है जो 3000 कोई 3600-3700 की तादाद में मौजूद हैं, जिनके अंदर बच्चे रजिस्टर होते हैं और पढ़ते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ को गाइड भी किया गया, बारहा उनको मुतनब्बे भी किया गया है कि वो अपनी ट्रांजिशन लें, और जिन यूनिवर्सिटीज़ ने इसको अच्छी तरीके से टेकअप किया है उन्होंने इसी को एज अपॉर्चुनिटी लिया है और उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को रीडिज़ाइन किया है। कुछ ने ट्रांजिशन ले लिया है, कुछ ट्रांजिशन के इस वक्त मोड में चल रहे हैं। और ये जो एसोसिएट डिग्री आएगी ये कोई तकरीबन 21 से 22 कोर्सेज पे मुश्तमिल होगी। अगर इसको एनुअल सिस्टम पे भी पढ़ाया जाए तो ये 12 कोर्सेज के मुश्तमिल होगी और इससे बेहतर तालीम मुहैया की जा सकेगी तालिब इल्मों को। ठीक। रज़ा चौहान साहब डीजी एकेडमिक हमारे साथ मौजूद थे। हमने ये देखा था कि मौसम बदल रहा है और कितना बदलेगा, लेकिन इस बदलते मौसम में होता क्या है कि बच्चों को खांसी, नज़ला, बुखार शुरू हो जाता है, माँ बाप परेशान हो जाता है। मुल्क भर में यही सूरत हाल है। 5 में से 2 बच्चे जो है नज़ला और बुखार उन्हें हो रहे हैं। ऐसे में वालिदैन को क्या करना चाहिए? क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर है और खुदा न खास्ता अगर नज़ला, ज़ुकाम या खांसी है तो ये कह रहे हैं कि शायद कोविड है।
इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये कोरोना से अलग है और इस मौसम में बच्चों का फिर ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ता है। और ख्याल कैसे रखा जाए, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि बच्चों को दी जाएँ और बच्चों को इन मौसमी असरात से महफूज रखा जाए। इसी तमाम तर मामले पर हमने एक दफ़ा फिर से बुलाया है डॉक्टर अनोखी खानम को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहबा का मैं तारुफ भी कराता हूँ, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम एप्पल ट्री पीडियाट्रिक्स, ऑल्सो डायरेक्टर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए बताना, तो बड़ी मुश्किल से अल्फाज होते हैं। जब आप किसी को बताती हैं या कोई पूछता है तो एमी हैरान होते हैं कि है ना लंबा? या होते हैं। फिर आप क्या कहती हैं उन्हें? आप भी हैरान पूछते हैं ना कौन सी डॉक्टर, मैं बोलती हूँ दोनों। अच्छा, हम मैटर पे बात कर रहे हैं, दोनों हम इस पे बात कर लें कि आजकल क्योंकि कोरोना वबा भी है और मुख्तलिफ वायरसेस भी हैं जो बच्चों में ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और चल रहे हैं। अब समझ नहीं आती कि हमें कि अगर खांसी हो रही है तो ये कोरोना की वजह से हो रही है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, क्या है? अब क्या करना चाहिए आपके बारे में, आपके ख्याल में खासतौर पर बच्चों के लिए एहतियात कैसे करनी चाहिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में मुझे पहली चीज़ जो बताना चाहती हूँ, इम्यूनाइजेशंस, ठीक है, ताकि हम ये भूल नहीं जाएं। प्लीज़ आप अपने बच्चे के हिफाजती टीके करवाएं हैं, मेक श्योर इट्स अप टू डेट, अपने EPI कार्ड जाकर चेक करके देख लेना, ठीक है। आमतौर पर बच्चे को वायरल इन्फेक्शंस होती है, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि बुखार हो रहा है, या आजकल कोरोना वायरस के बारे में भी बहुत परेशान हो रहे हैं एक्सेट्रा, और लोग भूल जाते हैं कि आमतौर पर जस्ट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, मगर वायरल इन्फेक्शन कैन टर्न इनटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उससे हम बच्चे को टीके के साथ प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे पास अभी कोरोना वायरस की टीका नहीं आया, मगर हमारे पास न्यूमोकोकल वैक्सीन आया है, हमारे पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा B वैक्सीन भी आया है एक्सेट्रा। तो हम इन टीकों के दौरान थ्रू दिस वी कैन प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम निमोनिया, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको अपने बच्चे, जब आपके बच्चे को वायरल हो रही है, ठीक है, बुखार दोनों बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में होती है। बुखार वायरस में अनलेस दे आर वेरी ऑब्वियस सिम्टम्स, हमें भी नहीं पता चलता कि ये कोविड है या नहीं, कोरोना वायरस है या नहीं, ठीक है। तो आपको मैं अपनी सारी पेरेंट्स को बोल रही हूँ आजकल, क्योंकि बच्चे में माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होती है कोविड की, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो रही है, ठीक है, आपको बस यू नीड टू डू द SOPs, प्रैक्टिस करना चाहिए। जिसको भी घर में अगर माइल्ड भी सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या SOPs हो सकते हैं, तो आपको मास्क पहनना चाहिए, ठीक है, आइसोलेट, अगर कोई भी है जिसको नज़ला ज़ुकाम हो रही है, आपको प्लीज़ उसको आइसोलेट करें, एंड ख़ास तौर पर फ्रॉम योर एल्डरली एंड वनरेबल पॉपुलेशन से, ठीक है। मजॉरिटी इंस्टेंस में ज़्यादातर ये इट मोस्ट प्रॉब्ली विल बी नॉर्मल वायरल एपिसोड, मगर अनलेस यू टेस्ट यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सी द डिफरेंस, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद रखना है इन चीज़ों पर फोकस करने के इंस्टेड ऑफ फोकसिंग सो मच, आपको देखना है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चा का सेहत कैसा है, ये इस बीमारी के साथ क्या कर रहा है, इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेट्रा। और रेड फ्लैग्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेड फ्लैग्स। लोग बहुत परेशान होते हैं, दवाई देकर वो भूल जाते हैं कि रेड फ्लैग्स क्या होती है बच्चों के। नंबर 1, आपको याद रखना है खांसी का सिरप बच्चे को बिल्कुल नहीं देना। अच्छा, माँ बाप तो फौरन बच्चे हल्की सी खांसी होती फौरन सिरप दे देते हैं। एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, हमें पता है ये काम नहीं करती, ठीक है, और जो भी दवाएं आप बच्चे को देंगे उसकी साइड इफेक्ट्स होगी। दो भी दवाएं किसी को देंगे उसकी साइड इफेक्ट्स होगी। पहला तो कफ सिरप हो गया रेड फ्लैग्स में। एंटी एलर्जीज वायरल एपिसोड्स में कोई जगह नहीं रहती है, ठीक है, एंटीवायरल्स डू नॉट वर्क, एंटी एलर्जीज डू नॉट वर्क, ठीक है, तो ये देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात होती है फीवर जो होती है, दोनों वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होती है, मगर जैसे मैंने बोला है बच्चों को ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस होती है। बच्चों को 7 या 8 दफ़ा सीजन में वायरल इन्फेक्शंस होती है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल होती है। खासतौर वो जो बच्चे जो 6 साल के कम उम्र के बच्चे, जितने भी छोटा है इतना ही ज़्यादा होता है, जल्दी कैच कर लेते हैं ना। हाँ, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम एक्सपोज नहीं हुई, फुली डेवलप्ड है मगर एक्सपोज नहीं हुई। वो डेवलप इम्यून सिस्टम ऐसे ही होता है कि उनको वायरसेस होते हैं और फिर वो रैपिडली जो है बेहतर हो जाता है। एग्जैक्टली। फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है आपके बच्चे का हाउ आर दे डूइंग, ठीक है। अगर बुखार हो रही है तो बुखार की 4 वो रेड फ्लैग्स होती है, पहली वाली रेड फ्लैग्स होती है कि बुखार कहाँ से आ रही है। अगर आपके बच्चे का नज़ला ज़ुकाम खांसी मोशन या कुछ हो रहा है तो आप सोच सकते हैं ठीक है मुझे पता है कि बुखार कहाँ से आती है, ठीक है। बुखार बच्चे को कुछ नहीं करेगा, बुखार का मतलब बच्चे जिस्म लड़ रहा है, ठीक है, ये पहली चीज़ है। अगर आपके बच्चे को बुखार हो रही है, बुखार का मतलब 100
नुक्ता 4 उसके ऊपर 9900 इज नॉट बुखार, 100.4 100.4, ठीक है। अगर आपके बच्चे को बुखार हो रही है मगर कोई दूसरी सिम्टम्स नहीं है, ये पहली परेशानी की बात हुई, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, ठीक है। दूसरी वाली चीज़ है, अगर बुखार हो रही है बच्चा क्या कर रहा है, अगर बच्चा बहुत सुस्त हो रहा है, लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो बुखार को ट्रीट कर लेना, ठीक है। दवाई दे देना, कपड़े उतार देना। दवाई अगर आपके बच्चा ऊंचा ऊपर नीचे छलांग मार रहा है, इधर उधर भाग रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है नाक चल रहा है, बुखार हो रहा है, मगर बच्चा ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप इसी का जिक्र करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ और ये बात भी कर लेते हैं कि मौसम कुछ ड्राई है, कुछ खुश्क होता जा रहा है और ये ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो ये ह्यूमिडिफायर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और मेरे ख्याल में उसकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। तो कोई इसका ऑल्टरनेट है जो इस्तेमाल किया जा सकता है या कोई ऐसी चीज़ जो आप रिकमेंड करें, क्या किया जा सकता है, उसका हल क्या है? No. So, क्योंकि इस फॉर एन ऑल्टरनेट फॉर दिस, कभी कभार क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, वो स्टीम लगा देते हैं। प्लीज़ ये नहीं करना। मेरे पास बच्चे आए हैं जिनको बर्न्स हुए हैं, जले हुए हैं, ठीक है। एक बच्चा था जो माँ ने वहाँ पर स्टीम वाला बकेट डाला था, छोटा वाला बच्चा 2 साल का बच्चा, उसके पूरा हाथ अंदर जाए, यहाँ तक पूरी बर्न हुई थी। एंड दिस वाज मिड पैंडेमिक, ठीक है। हम पूरी लॉकडाउन में थी, परेशान हो रहे थे कि हमें बच्चे को अस्पताल नहीं ले जाना चाहते। एंड आई एम लाइक, मैं इसको टेलीमेडिसिन के दरमियान ट्रीट नहीं कर सकती, आपको उसको फ़ौरन अस्पताल ले जाना होगा। तो प्लीज़ इसके अलावा हम घर में ह्यूमिडिटी, दिस इज़ ए प्लस, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं तो आप करना चाहिए, मगर अगर आप कर नहीं सकते तो प्लीज़ डू नॉट डू डेंजरस ऑल्टरनेटिव्स। ये ख़तरनाक ऑल्टरनेटिव मत करना। नाक साफ कर, बच्चा का नाक बह रहा है तो उसको साफ करना, नॉर्मल सेलाइन होती है, अक्सर प्रॉब्लम होती है बच्चों की। ये आप दुकान से खरीदा, खुद ही नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये स्टेराइल वाटर के साथ बनती है, ठीक है। तो सेलाइन नोज स्प्रे जो होती है, नाक की जो नमक पानी जो होती है जो नाक साफ करते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग टू क्लीन द नोज एंड हेल्प विद द कॉफ। शहद 1 साल बच्चे की उम्र के जो ऊपर होते हैं ना, वो आपको पता है, एक साल के बार बताती है। और हमारे होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है फौरन शहद खिला दो। शहद 1 साल के कम उम्र के बच्चे को प्लीज नहीं देना चाहिए, ठीक है। बहुत खतरनाक होती है, बच्चे माजूर हो जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। तो मैं हर वक्त बोलती हूँ, मगर फिर भी मुझे जब भी मैं जाती हूँ ना, लोगों मेरे पास लोग आते हैं। ये तो बड़ी कॉमन एक ट्रेट है कि वो शहद चटा देते हैं बच्चों को कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, मगर 1 साल के बाद चेंज हो जाती है। क्या खिलाएं फिर? हाँ, तो क्या? कुछ भी नहीं। 6 महीने के नीचे उम्र के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, बस, और कुछ और नहीं, कोई दवाई कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपका बच्चा बीमार है आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन इससे जो ऊपर के एजेस के बच्चे हैं, ये तो आपने 1 साल से कम उम्र के बच्चों की बात की है, जो इससे थोड़ी सी ज्यादा एज है, 4-5 साल के हैं, 6 साल के हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो बीमार होते हैं या खांसी नज़ला होता है, रनी नोज होती है, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो क्या करना चाहिए, इसका क्या हल है, उनको कैसे किस डाइट पे लाना चाहिए? अच्छा, तो ये डाइट के नाम छोड़ना चाहिए, ठीक है। ओके, हर वक्त मेरे पास थिंग्स, मुझे डाइट प्लान दो, मुझे डाइट प्लान, लाइक देयर इज नो डाइट प्लान, ठीक है। जब हम बीमार होते हैं, आप खुद ही सोचें, जब आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है या मोशन हो रही है, आपकी कौन सी एपेटाइट है खाने की? एपेटाइट नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पीना, पानी पीना, ठीक है। अगर आपके बच्चा फ्लूइड्स ले रहे हैं मगर पानी खास तौर पर, दैट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। और अगर आपके बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, बिल्कुल खाना, मेरी जो एक छोटी सी चीट है, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि ORS, अगर बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, सॉल्ट्स पूरे हो जाते हैं उसमें, मगर प्लीज कोई जूसेस और सोडाज और ये सारी चीजें मत देना। और फिर पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं खाना नहीं खा रहा है, मतलब उसने डोनट खाया या उसने ये पता नहीं हलवा खाया, ये वो खाया, तो हमने दे दी। आइसक्रीम चाहिए था बच्चे का, कुछ और नहीं खा, फ्राइज दे दिए, बर्गर दे दिया। मेरा मतलब इसका मतलब है बच्चा खा रहा है। हाँ। लेकिन ये चीजें खा रहे हैं ना, तो आप ये चीजें क्यों दे रहे हैं? बच्चा ठीक थोड़ी होगा, नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात भी है, ठंडे खाने से, ठंडा दूध, ठंडा पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कहते हैं अगर ठंडा दूध आप पी रहे हैं, सर्दियों में जूस पी रहे हैं, तो आपको फ्लू हो जाएगा। नहीं, ये फिर से ये मिथ्स हैं बहुत सारी। These are all myths, प्लीज मुझे एम्फसाइज करनी है। जरासीम से बीमार होती, ठंड से बीमार नहीं होती। ठंडी मौसम में खास तौर पर जो ठंड और ड्राई खुश्क मौसम होती है, उसके अंदर वायरसेस बहुत जल्दी से फैलती है। हाँ, और इसलिए हमें ये इतना फिक्र है सबको कि एपिडेमियोलॉजिस्ट एक्सेट्रा के जब ठंडी मौसम आएगी तो कोरोना वायरस के साथ क्या होगा, हाउ इज इट गोइंग टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि बहुत जल्दी से फैलती है। और मैंने पहले भी बोला है, जब ठंड होता है कि हम क्या, और यही वजह है मेरे ख्याल में अनोखी साहिबा के ये जो कोरोना वायरस है सर्दी में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही हमने डिस्कशन की।
किस चीज़ की बात करने वाले हैं? हम ऐसी चीज़ की बात करने वाले हैं जो मेरे ख्याल में जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है दुनिया भर में, और ख़ासतौर पे अमेरिका की हम बात करते हैं तो वहाँ पर 911 का जिक्र किया जाता है। अब हर मदद एक फ़ोन की दूरी पर होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने शहरियों की मदद के लिए पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन पहल लाने का फैसला कर लिया है। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। पहल अमेरिका की 911 तर्ज की मरकजी हेल्पलाइन होगी, जिस पर फोन करके शहरी हंगामी हालत में मदद तलब कर सकेंगे, जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, नादरा है, एम्बुलेंस है, गैस और बिजली कंपनियों से भी यह हेल्पलाइन आपको मुंसलिक करेगी। इस सर्विस के बारे में हम अक्सर हॉलीवुड मूवीज में भी देखते हैं, तो इस पहले इसके बारे में रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। 911, what is your emergency? Austin Police Department, how can I help you? Austin 911, any police, fire, or EMS? दुनिया भर में हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद मांगी जाती है। Austin 911, any police, the fire department, or the ambulance? Yeah, I need the ambulance. अमेरिका में 911 के नाम से हेल्पलाइन है, जिसे यूनिवर्सल इमरजेंसी नंबर कहा जाता है। ये सर्विस 1967 से जारी है। अब तक करोड़ों अफराद इससे फायदा उठा चुके हैं। इस नंबर से एम्बुलेंस, फायर फाइटर और पुलिस फौरी तौर पर आ जाती है। हादसे और चोरी डकैती की सूरत में भी एक कॉल करके मदद हासिल की जाती है। मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत कॉल वसूल होने के कुछ ही सेकंड में अमला मुतल्लिका मदद फराहम करने के लिए काम शुरू कर देता है, जहां इसके कंप्यूटर में कॉलर की डिटेल मौजूद होती है। अमेरिका में इस नंबर की वजह से कई जानें बचाई जा चुकी हैं। अमेरिकी शहरी इस नंबर को एंजल नंबर भी कहते हैं। कोरोना के दौरान भी 911 पर लाखों कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें लोगों ने तबीयत बिगड़ने पर मदद मांगी। तो ये बहुत ज़रूरी है हेल्पलाइन, क्योंकि आपको किसी किस्म की मदद आपको चाहिए हो, आप इस हेल्पलाइन के थ्रू कर सकते हैं। और बाहर के मुल्कों में हम ये भी देखते हैं कि स्कूलों में बाकायदा बच्चों को ये हेल्पलाइन के बारे में बताया जाता है, ताकि अगर घर में कोई इमरजेंसी होती है तो वो इस नंबर पर कॉल करते हैं और हर किस्म की जो इमरजेंसी की सूरत होती है उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो टीम्स हैं वो घर पर पहुँच जाती हैं और पहुँचने के बाद उनकी मदद करती हैं। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और पाकिस्तान में भी अब इसको लॉन्च करने का सोचा जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब ने। अमीन साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पहल से मुताल्लिक बात करने के लिए मेरा पहला सवाल तो यही है कि कहां तक पहुंचा पहल का काम, बाकायदा ऐलान इस ऐप का कब होगा? वालेकुम अस्सलाम। अच्छी खबर है कि वफाकी हुकूमत हमेशा अवाम की सहूलत के लिए कोई ना कोई काम करना चाहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी चीज़ को देखते हुए जैसे कहते हैं वफाकी हुकूमत और बिलखसूस मिनिस्ट्री ऑफ IT ने फैसला किया है कि अवाम को 1 विंडो इमरजेंसी सोल्यूशन टू द पब्लिक इस प्रोवाइड किया जाए, और उसका नाम पहल रखा जा रहा है। पहल का मतलब हो गया कि पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ IT का अपना झेली इदारा है NTC, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उसने इस पर अपना बाकायदा तमाम काम शुरू, तकरीबन कहते हैं कि तमाम बेसिक काम मुकम्मल करके तैयार रखा हुआ है। हमें सिर्फ एक फाइनल अप्रूवल की ज़रूरत है, और फाइनल अप्रूवल होने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा 4 से 5 से 6 माह के अंदर अंदर ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, आप समझते हैं कि कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले लाजिम तौर पर यह है कि हम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें, और स्टेक होल्डर में इसमें कौन कौन आता है। आप ये समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड है, नादरा है, जिसे 1122 है, और इसी तरह एडी और छिपा भी है। तो इन तमाम, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि ये हमें लाजमी तौर पर सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो यस, वी आर जैसे तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत का अमल जारी है। जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ IT का अपना झेली इदारा है NTC, वो ना सिर्फ ये कि इस ऐप सॉफ्टवेयर को होस्ट करेगा, बल्कि इसको सिक्योर करने में भी अपना कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस बारे में ये भी बता दीजिएगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों को समझ नहीं आती है कि कॉल करनी कहाँ है हेल्प के लिए। तो आपको लगता है कि ये आने के बाद, ये हेल्पलाइन आने के बाद ये जो मसला है ये हल हो जाएगा? आवाम को पता होगा कि हमने जब इस पर कॉल करनी है तो वो खुद ही देखेंगे कि इमरजेंसी के लिहाज से उनको किस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। शाज़ेब, प्रॉब्लम ये है कि मुझ जैसा आदमी या मैं समझता हूँ आप, हम कोई भी हो,
तो कभी हम एडी के लिए कोई नंबर ट्राई कर रहे होते हैं, कभी 15 के लिए प्लेस कर रहे होते हैं, गैस के लिए अलग नंबर ट्राई कर रहे होते हैं। तो अब क्या होगा कि एक नंबर इश्यू हो जाएगा जो पाकिस्तान के तमाम शहर और देहातों में एक जैसा होगा। मैं समझता हूँ फिर इसके अंदर मीडिया, आपका चैनल हो या बड़े बड़े चैनल अगर इसको हाईलाइट एक दफा कर देंगे तो लोगों के फिंगर टिप पर आ जाएगा। फिर रात हो या दिन, मैं समझता हूँ कि एम्बुलेंस बुलाना हो, फायर टेंडर बुलाना हो, एडी वालों के पास जाना हो, या कहीं खुदा न खासा आग लग गई है तो वो मसाइल को भी हल करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक जबरदस्त इक़दाम है। इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान के अवाम को जबरदस्त सहूलत मैसर है इंशाल्लाह। अच्छा मीन साहब, एक और चीज़ रहनुमाई कीजिएगा, जैसे कि कोई भी सफ़र कर रहा है मोटरवे पर और वहाँ पर कॉल की जाती है, जो आपने ये जो हम हेल्पलाइन लेकर आ रहे हैं इस पर, तो वहाँ पर मदद दरकार होगी ना? वो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमें अभी तक ये बीट नहीं दी गई? देखिए, मैं समझता हूँ जैसा मैंने कहा कि स्टेक होल्डर के साथ मैंने अर्ज किया कि सूबाई हुकूमत भी, तो यकीनन हम मोटरवे पुलिस भी एक स्टेक होल्डर, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। और मैं समझता हूँ कि जिस बड़े पैमाने पे पिछले 15 और 20 साल में हाईवे को डेवलप किया गया है और अब बड़ी तादाद में लोग जिसे कहते हैं कि ट्रेन और हवाई जहाज़ के बजाय अपनी गाड़ियों पे भी सफ़र करते हैं। यस, वी विल मेक श्योर कि हाईवे के ऊपर भी और मोटरवे के ऊपर भी इस हेल्पलाइन को लाजमी तौर पे सिक्योर किया जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा कि ये तमाम की तमाम जगहों पर, यानी हाईवे अगर 1000 किलोमीटर है तो कोशिश की जाएगी मिनिस्टर ऑफ आईटी की तरफ से कि तमाम स्टेक होल्डर, जब मैं स्टेक होल्डर कहता हूँ तो टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलकोस कंपनी है, आइदर इट्स अ जोंग, आइदर इट्स अ यूफोन, आइदर इट्स अ मोबाइल लिंक या टेलीनॉर, इन तमाम लोगों को भी मेक श्योर किया जाएगा कि हाईवे के ऊपर इनकी फैसिलिटी मौजूद हो ताकि अवाम इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके, इस तरह से फ़ायदा उठा सके। अच्छा, अमीनुल साहब आप हमारे साथ हैं तो कुछ सियासी बातें भी कर लेते हैं। मुल्क में सियासी हलचल भी है, ज़रा ये बताइएगा कि आप तो नज़र भी रखे हुए हैं, तो इतनी खामोश क्यों है MQM? शाहजेब, MQM खामोश नहीं है, बल्कि MQM जिसे कहते हैं कि जो हज़ब मुखालिफ जमात है और बिलखसूस जो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, उनके हर जिसे कहते हैं कि हर ऐलानात और हर अमल पे नज़र रखी हुई है। और आप सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब PDM का जलसा कराची में हुआ और 10, 11, 12 जमातें इसमें मौजूद थी, लेकिन अफसोस क्या था, कराची के अवाम ये पूछते थे, हैदराबाद के अवाम ये पूछते थे कि शहर सिंध के मसाइल को नहीं उठाया गया। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला है, अभी कुछ देर पहले आप कराची सर्कल रेलवे की रिपोर्ट दिखा रहे थे, ट्रांसपोर्ट का मसला है, पानी का मसला है, नौकरी का मसला है, इन पे कोई सियासी जमात आवाज़ नहीं उठाती है। द वन एंड ओनली MQM पाकिस्तान वही सियासी जमात है जो कराची को, हैदराबाद को, मीरपुर खास को ओन करती है और अपने अवाम, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के साथ खड़ी रहकर उनके हक में आवाज़ उठाती है। और मैं समझता हूँ कि यही इसकी कामयाबी का राज है। तो अमीन साहब, अभी जो मुल्क के सियासी माहौल है, आप किस करवट ऊंट को बैठते हुए देख रहे हैं? हम, क्योंकि जाहिर सी बात है PDM बड़ा एक्टिव है, फिर हमारी जो हुकूमत वक्त है वो जो उनका आगे से रिएक्शन है वो भी सबके सामने है, तो आप मुल्क का सियासी माहौल किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, MQM एक जिसे कहते हैं जमहूरी सियासी जमात है जो पाकिस्तान के आईन और कानून पर जिसे कहते हैं कि अमल करते हुए अपनी सियासी जद्दोजहद कर रही है। और इसी वजह कर हम समझते हैं कि जो पार्लियामेंट का, जो असेंबली का जो टेन्योर होता है, वो इलेक्शन अगर 25 जुलाई 2018 को हुआ है तो मैं समझता हूँ उसको 5 साल मुकम्मल होना चाहिए। और 5 साल मुकम्मल होने के बाद तमाम सियासी पार्टी दोबारा फील्ड में जाएँ, अवाम के पास जाए, अगर उनका मंशूर अवाम को पसंद आता है वो उसे वोट दे कर मुंतखब करते हैं। MQM क्या चाहती है? MQM 2-3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चाहती है कि मुल्क में हर सूरत में ज़ीरो टॉलरेंस पर करप्शन हो। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसके लिए हम वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। नंबर 2 कि मुल्क में जमहूरी रवायत को कायम दायम रखा जाए हर सूरत में, और मैं समझता हूँ इसके लिए वफाकी हुकूमत के साथ MQM कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यानी पार्लियामेंट की बारादस्ती, जो भी फैसले करने पार्लियामेंट के जरिए किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इन 3-4 इश्यूज़ के ऊपर वफाकी हुकूमत के साथ MQM की एक अंडरस्टैंडिंग है और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। होना क्या चाहिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आप ये समझिए कि पूरे मुल्क क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना की जो वायरस फैल रही है, पैंडेमिक फैल रहा है, इसमें एज ए सियासी लीडर के तौर पे मुझे और जो दूसरे सियासी पार्टी के लीडरान को, उनको एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब इस पे जो मुख्तलिफ जलसे हो रहे हैं, चाहे लाहौर हो, कराची हो, मुल्तान हो, यकीनन इससे मैं समझता हूँ कि पेंडेमिक फैलने में इजाफा हो रहा है। हमें एज ए बुर्दबार और एक समझदार और जिसे कहते हैं कि लीडर होने के नाते अब वो तमाम जिम्मेदारी अपने कंधे पर भी लेना है और अवाम को बताना है
कि ज़रूरी नहीं है कि आप जलसा करें। अब मैं समझता हूँ लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, मतलब पहले मैं क्लियर कर दूं कि एमकेएम क्या है। एमकेएम कहती है कि यस, तमाम सियासी पार्टी को जलसे, जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये समझती है कि लीडरान के ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है कि वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। और फिलहाल हम समझते हैं कि अगर जलसे को मौखर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात पहुंचाई जा सकती है तो हज़ारों अवाम को इस पैंडेमिक से बचाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि कोरोना की वबा मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एहसास होना चाहिए लीडरान को कि ऐसा ना करें। आप तो हुकूमत का साथ दे रहे हैं, क्या सपोर्टर्स और वोटर्स जो एमक्यूएम के हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं, मुतमईन है आपसे? $1 मिलियन क्वेश्चन शाहिद। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा अपने वोटर, सपोर्टर और कारकुनान की आवाज़ को पार्लियामेंट पे और काबीना में भी पहुंचाती रही है। अब आप देखें कि एमकेएम के लापता कारकुनान की बात हो, एमकेएम के दफातर एमकेएम को ना देने की बात हो, एमकेएम ने हमेशा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। कराची में तरक्याती, अगर आप देखते हैं कि 1.1 ट्रिलियन कराची डेवलपमेंट पैकेज पे दिया गया तो किसकी ख्वाहिश और कोशिशों के बदौलत हुआ? ये एमकेएम की ख्वाहिश और कोशिशों के बदौलत हुआ। और एमकेएम इस बात को मेक श्योर कर रही है, आई रिपीट कि एमकेएम इसको मेक श्योर कर रही है कि ये 1.1 ट्रिलियन हर सूरत में शहर कराची पर खर्च हो। आपके सामने खुशखबरी मौजूद है कि सूबाई हुकूमत ने, जिसे कहते हैं कराची में 44 फायर टेंडर होते हैं, अब 44 में से 30 फायर टेंडर ख़राब है। वफाकी हुकूमत के हेल्प के साथ 50 फायर टेंडर इंशाअल्लाह ताला अगले 2 महीने में कराची पहुंच जाएगा। चाइना से तैयार, अब उसकी सिर्फ शिपमेंट होनी बाकी है। कराची के हमको ना सिर्फ 50 फायर टेंडर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होंगे, इसके साथ साथ तो 2 बाउजर भी आ रहा है। इसी तरह आप देखें ग्रीन लाइन का मनसूबा बस के लिए टेंडर इशू कर दिया गया। अमीन साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो आप गिनवा रहे हैं ना कि फायर टेंडर्स वाला या ये जो ग्रीन लाइन वाला है, लेकिन वो जो एक 1100 अरब की बात सुनते आ रहे थे जिसपे कराची वाले थोड़ी सी उनको खुशी मिली, फिर वो थोड़ी सी खुशी थोड़ी सी ऐसी पता नहीं शायद छीन ली गई, जरा इस पे भी मुझे बता दें। महक मैं आपको अर्ज करूँ, आप ही देखिए इसमें मेरा ख्याल है कि 5-6 मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट हैं। उस कॉम्पोनेंट में अगर पानी है, सीवरेज है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, तो असूलन तौर पर महक आपको अंदाज़ा है कि तमाम काम जो है, ये तमाम कॉम्पोनेंट बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। सूबाई हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की नाहली और कराची दुश्मनी और कराची के अवाम से सियासी इंतकाम के बिना पर अब वफाकी हुकूमत ये काम कर रही है। वफाकी हुकूमत ने इन जो 5-6 कॉम्पोनेंट थे उसमें 3 कॉम्पोनेंट अपने हाथ में लिए। नंबर 1 K4 का मनसूबा। K4 का मनसूबा आपके इल्म में कि 2009 से वो मेरा ख्याल है PC1 तैयार होकर सिंध हुकूमत के हवाले किया गया। सिंध हुकूमत की नाहली वो फाइलों में पड़ा रहा। अमीन साहब, वो नाहली की तो बातें हम पीपल्स पार्टी की करते हैं कि ना जाने कितनी दहाइयों से पीपल्स पार्टी के मैं K4 का रिप्रेजेंट तो आप कर रहे हैं ना वफाकी हुकूमत में। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं ना कराची की, तो वो 1100 अरब का जो पैकेज था उस पर कोई पेशरफ्त हुई? मैं अवाम ये जानना चाह रहे हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल शाजिब, मैं हर्ज कर देता हूँ, मुझे 1 या 2 मिनट आप दे दें। देखिए K4 का मनसूबा वफाकी हुकूमत अपने हाथ में लिया, सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट करके उसके तमाम डॉक्यूमेंट वफाकी हुकूमत अपने हाथ में लिया और फौरी तौर पे क्या फैसला किया कि उसमें वापडा को इन्वॉल्व किया। वापडा के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम ने फिजिकल K4 का दौरा करके चली गई, एक स्टेयरिंग कमेटी बन गई है और वफाकी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब ये K4 का मनसूबा जो पहले 26 अरब रुपए का था, अगर ये 100 अरब का भी होगा तो K4 का मनसूबा वफाकी हुकूमत 3 साल में मुकम्मल करके देगी। ग्रीन लाइन का मनसूबा मैंने आपको बता दिया जिसमें 12 अरब रुपये PSDP भी रखे गए थे। इंशाअल्लाह ताला सुरजानी से लेकर नुमाइश तक जून में आप देखेंगे कि कराची का नौजवान, कराची की खवातीन, कराची का बुजुर्ग भी ये 20 रुपये या 30 रुपये देकर एयर कंडीशन बस पे सफ़र करने के काबिल हो जाएगा। इसी तरीके तीसरा मनसूबा जो वफाकी हुकूमत अपने हाथ में लिया था वो डॉकयार्ड से लेकर पेपरी तक, जिसे कहते हैं कि फ्रेट ट्रेड का, तो फ्रेट ट्रेन का, तो मैं समझता हूं कि वो उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी जो है कंसल्टेंट हायरिंग करने के लिए अखबारात में इश्तिहार दे दिया है, तो वो भी अपने प्रोसेस पर चल पड़ा है। जो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी, वफाकी हुकूमत ने यस उस पर काम शुरू कर दिया है। अब आप अगले चंद महीनों में देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला लाजमी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो जाए इंशाअल्लाह। अमीन साहब, हम भी यही चाह रहे हैं कि कराची की आवाम ने जितनी मुश्किलात झेल ली हैं, देख ली हैं, मसालिस्तान बन चुका है कराची, लेकिन अब वक्त है कि कराची की आवाम के लिए कुछ किया जाए। बेहद शुक्रिया। अब जून का भी वो कह रहे हैं कि इंतजार करें, जून तक एयर कंडीशन बसेस चल जाएंगी। हमें शिद्दत से इंतजार है, कराची के जो शहरी हैं वो भी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि जो एयर कंडीशन बसेस हैं ये जून में जाएं और इस्तेमाल होना शुरू हो जाएं। और भी खबरें हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, मगर अभी हम क्या करें, ब्रेक शामिल करेंगे।
ऐसे नौजवान की बात करेंगे जिसे कोई हुकूमती सपोर्ट नहीं थी, ना ही किसी ने साथ दिया, लेकिन 22 साल नौजवान ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि हर कोई हैरान हो गया। क्या किया? बिल्कुल, इन्होंने एक टैंक बनाया है, ये हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये टैंक का साइज तो बहुत छोटा है, अब पता नहीं इसकी जो इसके ऊपर जो मिसाइल लगी है ये मिसाइल लग रहे हैं वैसे मुझे, लेकिन खैर ये टैंक इन्होंने बड़ा खूबसूरत तैयार किया है। और ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे चलता है, क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, इस पर एक रिपोर्ट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी जो आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं ये वो 22 साल नौजवान है जिसने बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी साथ के, बगैर किसी हुकूमती इमदाद के ये टैंक तैयार किया है। अच्छा, और ये अगर मैं वीडियो देखूं तो वो मोबाइल से ऑपरेट कर रहा है, इसे पता नहीं अभी मेरे ख्याल में वो कोई एप्लीकेशन है इसके साथ उसने उसको कनेक्ट किया हुआ है। मेरे ख्याल में रिपोर्ट देख लेते हैं अब्दुल अहद की, जिसमें तफसीलन उन्होंने बताया हुआ है कि ये टैंक करता क्या है। 4 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा ये है टैंक अली अकबर, जिसे किसी साइंसदान या माहिरीन की मदद से नहीं बल्कि फैसलाबाद के 22 साल तालिब इल्म सुलेमान आजम ने अपनी जहानत और काबिलियत के बलबूते पर 2 साल की मेहनत से खुद तैयार किया। ये एक स्मार्टफोन कंट्रोल आर्मी टैंक है और टोटली स्टील का बना हुआ है, ठीक है। इसमें मिसाइल सिस्टम भी हैं, इसमें बड़े मिसाइल भी हैं, छोटे मिसाइल भी हैं। 60 किलो वजनी इस मोबाइल कंट्रोल टैंक को स्टील, प्लास्टिक और कुछ बेकार अशिया से तैयार किया गया, जिस पर 1 लाख से ज्यादा का खर्च आया। इसको एट ए टाइम 2 ऑपरेटर ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें लेजर सिस्टम है, फोकस लाइट सिस्टम है, इसमें वॉइस इंस्ट्रक्टर है, आप अपनी इंस्ट्रक्शन किसी ऐसी गैर मामूलात जगह पर भी भेज सकते हैं। 50 मीटर से ज्यादा दूरी पर भी मोबाइल के जरिए इस टैंक को बाआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। सुलेमान आजम को इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में अहले खाना का भी सहारा रहा। मैं हमारी इसको फुल सपोर्ट थी जो इसने कहा, और बाकी ये अपना जॉब करता था और जॉब के उसकी जो टोटल सैलरी होती थी ये सारा इस प्रोजेक्ट पे ही यूज़ करता था। पाकिस्तान आर्मी इस बच्चे को अपने साथ रखे और इसके लिए पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर प्लेयर बना सके। अली अकबर नामी ये टैंक शॉर्ट और लॉन्ग रेंज फायर की सलाहियत रखता है, जबकि ये टैंक लेजर टेक्नोलॉजी का भी हामिल है। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं। अब जहां सुलेमान आजम जैसे नौजवान हो, उस मुल्क से दुश्मन लड़ने का भला कैसे सोच सकता है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। जी, आपने अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखी, रिमोट कंट्रोल भी है, बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। तो जो सुलेमान आजम है वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सुलेमान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सुलेमान, ये प्रोजेक्ट बनाने का आपको ख्याल कैसे आया, और क्या ये कोई यूनिवर्सिटी असाइनमेंट थी या कोई आपका शौक है कि आप टैंक्स बनाएं? नहीं, बिल्कुल भी गलत है कि ये कोई यूनिवर्सिटी असाइनमेंट कोई भी नहीं था। ये ना ही कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने शौक से बनाया, मेरी ख्वाहिश थी, तो मेरा पैशन था कि पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ करूं, पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ बड़ा बनाऊं। तो ये पाकिस्तान के लिए मैंने अपनी तरफ से अचीवमेंट की है, तो अल्लाह ताला ने इसमें कामयाबी अता की है। तो अब डिपेंड करता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों पर, अब वो मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने अपने शौक से बनाया, पाकिस्तान के लिए अपनाया, एक सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते मैंने इसको बनाया। क्योंकि अगर हम इंजीनियर्स हैं, हम डिग्री इंजीनियर की कर रहे हैं, तो हम इस पर क्यों अमल नहीं करते, हम क्यों इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं बनाते। तो मेरी ख्वाहिश थी मैं बनाऊँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाया। 2 साल में मैंने इसको कंप्लीट किया। तो अब मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इस प्रोजेक्ट की बेस पर मुझे वो मुकाम मिलेगा जहां तक मुझे जाना चाहिए, और वहां पर जाकर मैं कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट और बनाऊं पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल बिल्कुल, ये पाक फौज से मोहब्बत का इजहार भी है। तो आपको क्या फौजी बनने का कोई शौक है, ख्वाहिश है कि पाक फौज के इंजीनियर्स के साथ आप काम करें आगे बढ़ के? नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर फौज में ही इंसान जाकर अपना काम पाकिस्तान के लिए कुछ करे। हम नॉर्मल इंसान भी एक पाकिस्तान का फौजी है जो पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकता है। जो जिस बंदे में जो टैलेंट है वो अपने हिसाब से उस तरह का अपने पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में तो ये मेरे काबिलियत थी कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकता था। तो मैंने अपनी तरफ से पाकिस्तान के लिए जहाँ तक कर सकता था मैंने किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए इस कामयाबी में कुछ हिस्सा डाल सका और पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा कर सका।
तो मैं हम मनाजिर तो हमने देखे हैं इस टैंक के कितने खूबसूरत हैं। तो सुलेमान ये भी बताएं कि इस टैंक के बारे में आप ये बताइएगा कि इसका वज़न कितना है और कितना आपके पैसे लग गए इसको बनाने में, कितना वक्त लगा? एक्चुअली सर इसका जो वज़न है वो 60 kg है और इसको बनाने में मुझे तकरीबन 2 साल लगे हैं और इसके बजट के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। मैं भी खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाना और इस तरह के प्रोजेक्ट पर अकेले वर्क करना। तो फिर भी ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इसमें कामयाबी अता की मुझे और ये मेरी भी अचीवमेंट है। अब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से है कि पाकिस्तान आर्मी मुझे सपोर्ट करे और नेक्स्ट मैं पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा कर सकूँ और इस तरह से अच्छे प्रोजेक्ट बनाकर पाकिस्तान आर्मी के नाम कर सकूँ। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आगे आप बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देंगे। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट पर भी आप काम कर रहे हैं अभी? ख्वाहिश तो मेरी है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ और भी करूं, मगर डिपेंड करता है इस प्रोजेक्ट के रिस्पांस पर है। अगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी मुझे रिस्पांस अच्छा देंगे तो ऑटोमेटिक फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर जाऊंगा। जो मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जहाँ तक ये भी बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, मगर मैंने इसको कंप्लीट किया। ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी साथ दिया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। सलेमान, आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए गुड लक और बेहद शुक्रिया। आप हमसे बात कर रहे थे ये वतन से मोहब्बत, जो कि सलेमान का इजहार करने का एक तरीका था। मोहब्बत के इजहार के और भी बहुत से तरीके होते हैं कि आप किसी की मदद कर दें उस तरीके से, उस अंदाज से जो किसी और ने ना की हो। स्कर्दू से खबर है जहां ज़रूरतमंदों की मदद के लिए दीवार मेहरबानी कायम की गई है। ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ भी हो गया है। दीवार पर अलमारियाँ बना दी गई हैं और उन अलमारियों में ज़रूरतमंदों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई हैं, जैसा कि सब्जियाँ रखी गई हैं, फल रखे गए हैं, दूध रखा गया है, गर्म मलबूसात भी रखे गए हैं और साथ ही साथ मेवा जात भी, क्योंकि हमें पता है कि स्कर्दू में बहुत ठंड होती है और शाहज़ेब हम दिखा भी सकते हैं अपने नाज़रीन को अपने बिल्कुल। और हमने ऑर्गेनाइज हैं, बिल्कुल बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं और मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा है कि लाहौर में भी हमने देखा है, इस्लामाबाद में भी बनाई गई थी। मेहरबानी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और फिर मुख्तलिफ शहरों में हम देखेगा कि ये ऐसी ये बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई हुई है और इसमें सेक्शंस बने हुए बाकायदा। हम देख सकते हैं कि कपड़ों का अलग सेक्शन है, फिर खाने का उन्होंने अलग उसमें सिलसिला रखा हुआ है। तो बड़ी अच्छी इन्होंने पूरी एक पूरा सेटअप बनाया है, इसको बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है उन अफराद के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको कपड़ों की ज़रूरत हो, खाने की ज़रूरत हो, सब्जियों तो की वो हो, यहाँ से दूध की हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से ले जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है वो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो सुकून से यहाँ पर आएँ और इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसी पर हम मज़ीद बात भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शराजी। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसा रिस्पांस आ रहा है, क्या लोग यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच सर फॉर इनविटेशन। मैं सर बताता चलूँ यहाँ पर कि ये जो इनिशिएटिव है हमारा, ये जीबी गवर्नमेंट का है और स्पेसिफिकली हमारे होम सेक्रेटरी साहब हैं अली रंधावा साहब, उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। यहाँ पर जहाँ तक रिस्पांस की बात है तो डेफिनेटली जो गिलगित बल्तिस्तान है इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको कोई भिखारी या मांगने वाला या बैगिंग कल्चर है ही नहीं। मतलब आप बिल्कुल पूरे के पूरे जीबी में अगर घूम के देखें तो आपको कहीं भी किसी स्टॉप पे, किसी चौक में, किसी शाहराह पे कोई भी मांगने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों में ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाली जो एक सॉर्ट ऑफ आप कह ले एक चीज है वो नहीं पाई जाती। तो इसलिए ये जो वॉल ऑफ काइंडनेस है ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पर जो जब मांगने वाला कोई नहीं है उसके साथ गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो हमने ये सोचा कि ये वॉल ऑफ काइंडनेस होनी चाहिए और ये पूरे के पूरे जीबी में थ्रू आउट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में होनी चाहिए, जिससे जो लेने वाला है उसका भी जो इज्जत नफ्स वो मजरू ना हो और जो देने वाला है उसे भी ना पता चले कि वो किसको दे रहा है। तो बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं। शरीर साहब, यही मैं आपसे चीज़ पूछना चाह रही थी कि ये तो वो लोग हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो मदद करने वाले अफराद से मुतालिक मैं जानना चाह रही थी कि उन लोगों की दिलचस्पी कैसी है और कितनी तादाद में लोग इमदाद कर देते हैं। जी मैम, एग्जैक्टली मैम, हमने ये एक्चुअली हमने कॉन्सेप्ट इस तरह का दिया है कि हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि ये प्लेटफॉर्म है, ओपन है, आप आएँ, आपने जो प्लेस करना है, जो रखना है वो आप उसमें रखें। हम इन कैश एज सच कहीं से नहीं ले रहे और ना हमने अलाउ किया हुआ है कि कोई इन कैश हम इसको चलाएं, लेकिन ये है कि ये एक सोसाइटी है और अगेन आई वुड अगेन एम्फसाइज ऑन दैट कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सोसाइटी है इसका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेंथन है। तो इस वजह से जो लोग भी साहिब इस्तेताअत है
वो ऑलरेडी एनजीओज में या डोनर्स में या सॉर्ट ऑफ सोशल मोबिलाइजर खुद ही होकर तो वो इसको फिल भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी वेंचर्स है जहाँ पर फॉर एग्जांपल ये तो हमने म्यूनिसिपल एरिया में कर दिया, एक और भी म्यूनिसिपल एरिया में हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ इस तरह के वेंचर्स कर रहे हैं जिसमें हम जो हमारी कम्युनिटी है उसको साथ लेकर जो दूर दराज के इलाके बिल्कुल बिल्कुल शहरियार साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था कि शहर के जो दीगर मकामात हैं वो भी आपकी कोई प्लानिंग है अभी कि कौन कौन से मकामात हैं, कोई डिसाइड हो सका है जहाँ पर आप ये दीवार मेहरबानी बनाने जा रहे हैं? एग्जैक्टली मैं सर बताऊं तो अगर आज की टेम्परेचर मैं बताऊं तो जो मैक्सिमम गया है वो -13 था। तो इसमें जो दूर दराज के हमारे इलाके हैं वहां पर हम खुद जा रहे हैं अलॉन्ग विद ये जो आपने आइटम्स देखे हैं जिसमें ईटेबल्स हैं, उसके अलावा क्लोथिंग्स है, ब्लैंकेट्स हैं, ये हम अपनी तरफ से भी और जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से भी, ये एक रूटीन एक्टिविटी है जो गिलगित बल्तिस्तान में हर साल चलाई जाती है। लेकिन इस दफा हमने कोशिश ये की है कि इसको ऑर्गेनाइज करके एक प्लेटफॉर्म की शक्ल दे दें। ठीक है। और शहरियार साहब, आप जिस तरह की कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है, कोशिश तो तब कामयाब होती है ना जब हम ये चीज़ सोचे कि अच्छा इस तसलसल को कायम रखना है। हमने देखा कि कराची से ये सिलसिला जब शुरू हुआ था तो यहाँ पर पहले तो बड़ा जोशो खरोश था, लेकिन उसके बाद दीवार मेहरबानी भी मुंतज़िर रही कि अच्छा लोग आएँ या वहाँ पर लोगों की मदद के लिए चीज़ें रखी जाएँ। तो इस तसलसल को कायम रखने के लिए अगर कुछ प्लान आपके जहन में हो या कुछ आपने प्लान बनाया हो कि अच्छा इस तसलसल को हमने टूटने नहीं देना। एग्जैक्टली मैम, एक्चुअली होता ये है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जिस तरह मैंने पहले बताया, ये जीबी गवर्नमेंट का पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देखा जाए या दूसरा है तो उस सब ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट बनाया और ये थ्रू जो है जीबी के 10 इजला में चल रहा है। और आप देखेंगे कि विद इन वीक 10 के 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर इसी स्टैंडर्ड की दीवारें मेहरबानी बनाई जाएगी। हमने इसको ऑन किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने ऑन किया है। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑन किया है तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम जो आप बता रही हैं कि इसको हम तनहा ना छोड़ें, इसको हम लुक आफ्टर करें और इसको हम देखते रहें कि अगर कहीं ना कहीं दोबारा हमारी ज़रूरत पड़ती है कि हमने अपने रिसोर्सेज से और बजट से जो पहले हमने ऑलरेडी किए है कि हमने इसको रिफिल करना है और करते रहेंगे तो वो भी हम देखते रहेंगे। ये कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अगर उसकी ऑनेस्ट ना हो और सस्टेनेबिलिटी ना हो तो वो डेफिनेटली वो आगे नहीं चल पाता। तो इसमें हमने ट्राई यही की है और कोशिश यही की है कि इसको डिप्यूट करें लोग जो इसको लुक आफ्टर भी करें और इसको सस्टेनेबल भी करें। बिल्कुल सस्टेनेबल बनाना इसको बहुत ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि दीवारें मेहरबानी से दीवार रह जाती है और मेहरबानी ख़त्म हो जाती है और उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता। शहरियार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर डिस्कशन कर रहे थे, हमें बता रहे थे जो दीवारें मेहरबानी बनाई गई मकामात पर भी बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और अभी हम शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और मज़ीद टॉपिक्स हमारे पास इस पर हम डिस्कस करेंगे। घर से बाहर निकलना ज़्यादा नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ, फ़ौरन से फूड पैंडा से चीज़ें मंगवा लेती हूँ। लेकिन अब इस ऐप में डेवलपमेंट ये हुई है कि यहाँ पर आ गया है जनाब, ऐसी एक एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई है जिससे आप ऑनलाइन ग्रॉसरी कर सकते हैं जिसका नाम है पैंडा मार्ट। बिल्कुल, पैंडा मार्ट इसका नाम है और शहरी घर बैठे बैठे 30 मिनट में ग्रॉसरी मंगवा सकते हैं। इसी पर आपने कभी मंगवाई है? मैं खाना तो मंगवाता रहता हूँ लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा ग्रॉसरी भी मैं इससे ही मंगवाऊँ। हाँ। तो हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं CEO फूड पांडा नुमान सिकंदर साहब। खुशामदीद करेंगे आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप बड़ी अच्छी खबरें सुनाते रहते हैं। फूड पांडा में बड़ी ऑप्शंस आती रहती हैं, अपडेट्स होती रहती हैं, तो खाना तो हम अक्सर फूड पांडा से मंगवाते हैं। तो आप ये बताइए ग्रॉसरी कैसे की जाएगी, इसका क्या तरीकाकार होगा? हम ग्रॉसरी ऑर्डर करेंगे तो जो करीबी स्टोर होगा वहाँ से हमें ग्रॉसरी मिल जाएगी जल्दी से? इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी कराची में 8 अपने वेयर हाउसेज सेटअप किए हैं। वो सारे वेयर हाउसेज हमारे 100% टीम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 हज़ार टॉप सेलिंग आइटम्स अवेलेबल हैं। जैसे ही कंज्यूमर ऑर्डर प्लेस करता है हमारी टीम वहाँ पर ऑर्डर असेंबल करती है और फिर राइडर आपको डिलीवर करता है अंडर 30 मिनट्स। अच्छा जी। और अभी जो कि ये मतलब एक जिद्दत है इस एप्लीकेशन में, अगर हम इसे कहें तो इस सर्विस का आगाज कब से हुआ और अभी तक क्या रिस्पांस आपको मिला? हमें तकरीबन लॉन्च किए हुए मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने हुआ है पांडा मार्ट को और ये बिज़नेस तकरीबन 10x ग्रोथ कर चुका है 1 महीने के अंदर। सो अभी हम लोगों ने खुद अपने इनिशिएटिव्स काफ़ी स्टॉप किए हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है कंज्यूमर की तरफ से ओवरऑल। अच्छा, एक वो भी चीज़ थी कि आपको 50% जो है वो डिस्काउंट भी है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, तो स्पेशल कोड है पांडा मार्ट मॉर्निंग एंड ये आप यूज़ कर सकते हैं
और आपका अप टू 200 रुपीज़ का ट्रायल डिस्काउंट है, तो 400 को ऑर्डर करेंगे तो उस पर आपको 50% ऑफ। मेरी एक छोटी सी शिकायत भी है बिल्कुल फूड पांडा से। मैंने कहा कि आप हमारे शो में आ गए तो मैं शिकायत अक्सर ये होता है कि फूड पांडा में, और मेरे ख्याल में आप इसमें रहनुमाई फरमाएं कि कैसे कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं, अब मैंने उसमें अपना कार्ड जो डेबिट कार्ड है वो ऐड किया हुआ है, डिडक्शन हो जाती है, लेकिन खाने का जो आगे प्रोसेस होता है पूरा वो शुरू नहीं होता, तो मैं कंप्लेन करता हूँ, वो कुछ रिफंड हो जाते हैं, कुछ वो नहीं होते। तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये बार बार आ जाती है बीच में, खासतौर पे जब आप कार्ड ऐड करते हैं उसमें? हाँ, उसमें अगर आप कार्ड ऐड करें तो उसमें देखें उसका एक पार्ट ये है कि काफ़ी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सीमलेस तरीके से जाती हैं, जिसमें कन्वीनियंस होता है। जो हमारा हीरो राइडर है वो आके जब खाना ड्रॉप करके आपको चले जाते हैं तो कन्वीनियंस है। कुछ जगह ये होता है कि रेस्टोरेंट बोलता है कि उनके पास आइटम नहीं है, कुछ ब्लॉकर है, उस पर वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट करते हैं, बट उस केस में जो अमाउंट है वो वॉलेट में इमीडिएटली रिफंड हो जाती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये इस मेरे ख्याल से इस मॉडल का एक पार्ट है, क्योंकि कभी कभी रेस्टोरेंट्स के पास वो चीज़ें आइटम्स नहीं होते। कभी कभी फूड पांडा जो है वो हैंग भी हुआ है। कभी एक स्टोरी आई थी कि जिसमें पता नहीं कितने 50 से अबव राइडर्स आ गए थे या 200 के अराउंड राइडर्स आ गए थे, एक साथ आ गए थे सारे खाने लेके। ये भी हो जाता है एप्लीकेशन में, इसको आप लोग कैसे बेहतर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल हो सकता है। ये हमारे फूड पांडा 8 मुल्कों में ऑपरेट करता है, तो मेरे ख्याल से फिलीपींस के अंदर ये चीज़ हुई थी, फिलीपींस में हुई थी। और आई थिंक टेक्नोलॉजी बिजनेस में क्या होता है कि एवरी डे यू फाइंड समथिंग न्यू। तो अब जैसे उस केस में क्या हुआ था कि इंटरनेट स्लो था और जो चाइल्ड था वो ऑर्डर करता रहा और वो उसमें ऑर्डर प्रोसेस हो गए, वो एकदम से इतने आ गए। तो हमारे पास होते हैं बैकएंड पे होते हैं कि अगर डुप्लीकेट ऑर्डर आ रहा है तो उसको कर्टेल किया जाए और रोका जाए। मैं ये पूछना चाहता कि आप लोग क्या पॉलिसी, अगर फर्ज करें ऐसा हो जाता है, इंटरनेट स्लो है, कोई प्रॉब्लम है और वो रिपीट हो गया ऑर्डर, तो फिर आप लोग उसको कैंसिल करते हैं? वो खर्चा कौन उठाता है, वो नुकसान कौन उठाता है? फूड पांडा पाकिस्तान में 1-2 इस तरह के केसेस हुए, हम तो सेलिब्रेट करते हैं कंज्यूमर के साथ, जाते हैं बोलते तो इतना खाना मिले, एंजॉय करो। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। अच्छा नुमान, मुझे बताएं कि ये जो हम मार्ट की बात करें, इसमें कुछ है कि आपने सिर्फ इतने पैसों तक आप ऑर्डर कर सकते हैं? जैसे कि फर्ज कर लें शाहजेब को उसके में कहते हैं कि दही लेकर आओ, ये कहते हैं कि मैं यहाँ से ऑर्डर कर लेता हूँ। तो इस तरह अभी तक मुझे दही खुद ही लेके आना पड़ता है। 40 रुपए, 30 रुपए मैक्सिमम मिनिमम, कोई लिमिट है? आई थिंक इसकी लिमिट जो है 99 रुपए से ऊपर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक इसकी वजह से मुझे ट्रू रिस्पेक्ट मिली है घर के अंदर। माय वाइफ इज नाउ सेइंग दैट यू हैव डन समथिंग, मर्दों की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। बट इसके पांडा मार्ट के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आई थिंक जो पाकिस्तान में पूरा डिलेमा है, हम लोग आए दिन ये प्रोग्राम्स देखते हैं कि कहीं कोई कैचअप बन रही है सब स्टैंडर्ड तरीकों से, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत हैं। तो हम लोग जो अभी जो फूड पांडा, सिंस वी आर अ मल्टीनेशनल कंपनी, ना कुछ ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की सेलिंग, ना काउंटरफीट, वी सोर्स एवरीथिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। तो जब आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं और एनीबडी इज ऑर्डरिंग, यू कैन बी 100% श्योर कि आपके घर पे जो प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जा रहे हैं वो 100% क्वालिटी है। अच्छा, ये बता दें कि फूड पांडा बहुत सारी ऑफर्स देता रहता है, बहुत सारे डिस्काउंट्स हम देखते हैं, बड़े अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं फूड पांडा पे। तो अगर हम पूरे महीने की ग्रॉसरी एक साथ मंगवाते हैं तो ये आप अच्छी खबर सुनाएं कि उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 50% डिस्काउंट वही मैंने बोला, ट्रायल डिस्काउंट है 400 से 200 पे। बट अभी जो पांडा मार्ट है उसमें तकरीबन जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गोश्त है या मिल्क है या एग्स हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने प्राइसिंग डिस्काउंट किया हुआ है। तो जो नॉर्मल मार्केट है उससे भी आपको कम प्राइस में चीजें मिलेंगी। अच्छा। ऑलरेडी। और जो ये वाउचर्स है, ये कैसे? मुझे तो मिलते ही नहीं वाउचर। नहीं, तो मैं आपको वाउचर कोड बता रहा हूँ। पांडा मार्ट मॉर्निंग, इसको आप ऐप के ऊपर जाके आप ग्रोसरी ऑर्डर करें, एंड आप जब हमारी ऐप पे जाएंगे ना, ट्रस्ट मी, इट्स द इजीएस्ट थिंग एवर ऑन पांडा मार्ट के ऊपर। प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप चेकआउट पे जाएं, वहाँ पर आप चेकआउट के पूछते हैं कि आपके पास कोई वाउचर है, आप वाउचर एंटर करें, दैट्स अबाउट इट। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो ग्रॉसरी ऑर्डर करने का हम पूरे महीने का जिक्र कर रहे हैं, तो वो अच्छी खासी ग्रॉसरी होती है, तो ये बाइक्स पे ही डिलीवर होंगी? ज़ाहिर है वो बाइक्स पे ही पूरी ग्रॉसरी लेके आएंगे, तो ये इसी कोई लिमिट है सेट कि आप लोग इतना ऑर्डर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, या फिर कोई अमाउंट भी आप लोगों ने सेट की भी हो कि अमाउंट से ऊपर नहीं जा सकती? आप बड़े बड़े स्टोर्स पे जाते हैं, महीने की ग्रॉसरी करने के 10, 11, 12, 15 हज़ार तक तो हो जाती है। बिल्कुल। सो हमारे पास जो कुछ बड़े ऑर्डर्स आए हैं, एक 23,000 का ऑर्डर था, कल आया था। तो वो बस ऑर्डर जो है आप ऑर्डर प्लेस करें और उनमें थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगता है, पौने घंटे में आपके पास एक नहीं, हम लोग उन ऑर्डर्स को स्प्लिट कर देते हैं बिटवीन 3-4 राइडर्स। तो वो मल्टीपल राइडर्स फिर एक साथ लेके सामान पहुंचते हैं। मतलब कि कुछ ऐसी कैद नहीं है कि आपने इतने हद तक सिर्फ इतने लिमिट तक आपने ऑर्डर करना है? नहीं, कोई भी नहीं है, बस लाख से ऊपर नहीं जाएगा, बाकी हम संभालेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बता दें कि अभी तक हमने ये ऑप्शन देखी नहीं है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? उसमें ग्रॉसरी की सब आइटम शो हो रही होती हैं या उसमें एंटर करते हैं, क्या तरीकेकार होता है? नहीं, तो उसके अंदर जो है, इफ आई कैन शो यू गाइस क्विकली, आपने आप अपनी ऐप खोलेंगे,
ठीक है, सही है। अब ये लिखा आ रहा है मेरे पास पांडा मार्ट, इस पे मैंने क्लिक किया और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, आप कैमरे की तरफ इसको अगर करेंगे तो हमारे नाज़रीन भी देख सकेंगे, ये सामने कैमरे में दिखाएगा कि आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं। ये पांडा मार्ट के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें आने हैं और इसके अंदर आप सिंपली जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ब्रेकफास्ट कैटेगरी सेलेक्ट की है तो मेरे पास जितने भी मार्जरीन्स हैं या ब्रेड्स हैं वो सारे आ रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इंट्यूटिव। तो आप अच्छा, अगर कोई आइटम इसमें ऐसी एरिड है जो इंपोर्टेड है, फर्ज करें कोई ऐसा ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसमें आप लोग यहीं पे हमें बता देंगे कि जी ये पॉसिबल नहीं है डिलीवर करना, या उसका क्या तरीकाकार होगा, कैसे होगा? इसमें जो भी आपको इन्वेंट्री नजर आ रही है ये लाइव हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है। आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपको डिलीवर होगी। जबरदस्ती, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। यानी अब जैसे हम देख रहे हैं कोविड का माहौल है, लोग बाहर जाने से कतराते हैं, जिनको समझ नहीं आती वो बाहर चले जाते हैं। मैं अभी ऑर्डर कर लूं, खाना भी ना तो हमारे हाथ नहीं है और इनका फोन है, हमें बिल भी देना नहीं पड़ेगा, इन्हीं की कार्ड डिडक्शन हो जाएगी। तो ये बड़ी जबरदस्ती चीज़ है। हम क्या मजीद और सोचें कि फूड पैंडा मजीद और ये चीज़ें हमारे लिए लेकर आ रहा है? सो हम लोग की पाइपलाइन में काफ़ी चीज़ें, बट आई थिंक कंपनी का कोर बिलीफ ये है कि जो हम लोग एक नया वर्टिकल लॉन्च करते हैं उसके अंदर हम लोग पहले अपनी एक्सपर्टीज़ और थोड़ा सा स्केल बिल्ड करें। पैंडा मार्ट अभी हमने 8 लॉन्च किए हैं, सो 8 डिफरेंट जोन्स कराची के एक्टिव हैं। हम लोग पाकिस्तान में आज 50 शहरों में फूड पैंडा रन करते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस। तो सबसे पहले तो हमारा स्कोप ये है कि तकरीबन 200 to 300 पांडा मार्ट्स अक्रॉस पाकिस्तान लॉन्च करें, एंड साथ में फिर हम लोग दूसरी सर्विसेज भी स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉन्च करते हैं। अच्छा, हमने एक ट्रेंड देखा है, खासतौर पर मैं ये नोट कर रहा था कि इस कुछ अरसे में फूड पांडा में जो होम किचन का कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़ता जा रहा है। वो अफराद जो घर पे, वो हमारी जो अम्मी हैं वो अगर चाहती हैं बिज़नेस करना, या हमारे नाज़रीन से कोई भी चाहता है कि वो घर पे बिज़नेस शुरू करे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है खाने का बिज़नेस करना, कि वो घर पे खाना तैयार करें और उसके बाद फूड पांडा के थ्रू रजिस्टर करवा के, और वो इसमें जो उनका प्रॉफिट है वो किस तरह जनरेट होता है, इसके बारे में कुछ बताइएगा, वो कैसे चलता है ये मामला पूरा? सो होम शेफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लास्ट जनवरी में लॉन्च किया था। अब तकरीबन महीने का हम लोग मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ होम शेफ्स के लिए जनरेट करते हैं। जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, देयर मोर देन 5000 पार्टनर्स अक्रॉस पाकिस्तान। कुछ ऐसे होम शेफ्स हैं जिनके महीने के 2 से 3000 ऑर्डर्स हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको खाने की बनाने की एक्सपर्टीज़ है और पैकेजिंग आती है, उसके अलावा मार्केटिंग करना, ऑर्डर्स जनरेट करना, उसकी डिलीवरी करना, वो सारी मैनेजमेंट फूड पांडा करता है। उसके अगेंस्ट हम लोग एक एक्स कमीशन परसेंटेज लेते हैं हर ऑर्डर प्रोसेस के ऊपर। और मज़े की चीज़ ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, होम शेफ की जो रेटिंग है हमारे प्लेटफॉर्म पे वो रेगुलर रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा है। अच्छा। ज़्यादा है, मतलब कुछ होम लोग कंसिडर करते हैं कि वो घर का खाना खा सकें। खासतौर से मैं हूँ, मैं तो घर का खाना मंगवाता हूँ लाजमी, होम किचन से मुख्तलिफ। अच्छा, उसमें हम रेटिंग देख रहे होते हैं 4.3, 4.2, वो हमें बताती हैं हमें, मेरे ख्याल में, कि आपका खाना उनका टेस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, वो कैसा है। अच्छा, SOPs फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आजकल, खासतौर पर आप लोग भी बड़ा फोकस कर रहे थे इस पर। तो SOPs कैसे फॉलो कर रहा है फूड पांडा, खासतौर पर इन कोरोना के दिनों में? कैसे आप लोग के जो राइडर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि SOPs को मुकम्मल फॉलो किया जाए, और आप लोग क्या पाबंदी है उनके ऊपर? सो हम लोग का मॉर्निंग चेक होता है, जितने भी राइडर्स हैं बिफोर दे स्टार्ट देयर शिफ्ट उनको टेम्परेचर चेक करवाना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने सब राइडर्स को मास्क दिए हुए, सैनिटाइजर्स दिए हुए, और दिस इज अ रूटीन व्हिच वी फॉलो एवरी डे। अच्छा, अगर कोई राइडर बगैर मास्क के आ रहा है, जो कि अब आना शुरू हो गए हैं, तो कंप्लेन हम कहाँ कर सकते हैं? हेल्प सेंटर, जैसे हेल्प सेंटर भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है तो आपके पास रिव्यू एंड रेटिंग की एक स्क्रीन आती है, उस पर आप फूड को भी रेटिंग करते हैं और राइडर को भी रेटिंग करते हैं। लोग वहाँ पर कमेंट्स भी लिखते हैं कि राइडर मास्क नहीं पहना होता, तो फिर हम लोग उसको रिव्यू करके उस पर एक्शन लेते हैं। क्योंकि अब ये ज्यादा देखा जाने लगा कि अब राइडर्स जो है विदाउट मास्क आ रहे हैं। सो नुमान, थैंक यू सो मच आवाम के आसानी के लिए, शाज़ेब मेरे आसानी के लिए। जाते जाते हमें कोई अच्छे से वाउचर बताया जाएगा ताकि हम खाने अच्छे डिस्काउंट पे खाने ऑर्डर करें। तो जनाब, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक पैगाम जो हम रोजाना आपको देते हैं कि जनाब, घर से बिला ज़रूरत बाहर मत निकले। अगर आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क लगाएं, समाजी फासले को मेंटेन करें, और घर से बाहर जाते हुए और जब आप घर में वापस आएँ तो हैंड सैनिटाइजर्स का तमाम SOPs को फॉलो करें। तमाम SOPs को आप ज़रूर फॉलो करें। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।